तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस टीचर आप लोग बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज बेहतर है। क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो भी कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सीएस ब्रांच का जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कई जगहों पे हम लोग इसे डिजिटल सिस्टम कहते हैं, इसका वन शॉट वीडियो मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो डिजिटल सिस्टम के, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे। और जैसे इस वीडियो को आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपका जो एमसीक्यू है इसके रिगार्डिंग, उसका भी वीडियो आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो पहले आपको इसको अच्छी तरीके से देखना है, कंप्लीट देखना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। फ्रेंड्स सर्कल में चीजों को शेयर करना है, जो भी और भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी चीजों को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और उनका फायदा उठा सके। ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से सारी चीजों को बिल्कुल हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे और बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और साथ ही साथ अगर आपको इसका नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ओके। तो चीज ये है कि ये जो सब्जेक्ट है काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान, आपने बीटेक अगर किया है तो बीटेक के दौरान आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस बीटेक सीएस के स्टूडेंट ही इस बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं इस साल। तो बहुत बड़ी चीज होती है और हम लोग डेली बेसिस पे चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हर दिन मैं एक सब्जेक्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, आप आसानी से एक एक सब्जेक्ट की तैयारी कर सके। ठीक है ना। और आपके जो 40 मार्क्स जीएस पेपर है उसके रिगार्डिंग भी चीजों को मैं प्रोवाइड करूंगा इसी चैनल पे। तो बस आपको फॉलो कर लेना है हमारे चैनल को और सेव करके रख लेना है चीजों को। ठीक है ना। तो चलिए, 5 यूनिट में मैंने चीजों को डिवाइड किया हुआ है। पहला यूनिट का जो पूरा सिलेबस का कंटेंट है आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। ओके। जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के बेस कन्वर्जन क्या होते हैं, यानी किस तरीके से उसको हम लोग चेंज करते हैं, बाइनरी कोड्स क्या होते हैं, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, बुलियन फंक्शन क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हाउ टू सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन एंड के मैप, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आपका जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, इसका सिंप्लीफिकेशन, एंड नैंड एंड नॉर इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आपको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो नंबर सिस्टम पर ही काम करता है, 0 1 बाइनरी पे काम करता है। तो किसी भी नंबर को कह सकते हैं रिप्रेजेंटेट करने का जो तरीका होता है वही नंबर सिस्टम होता है, जिसमें सबसे पहला आपका टर्म आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है कि दिस नंबर सिस्टम हैज अ बेस और रेडिक्स 2, यानी वैसा नंबर सिस्टम जिसका बेस और रेडिक्स कितना हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम बोलेंगे। और वैसा नंबर सिस्टम जिसका बेस और रेडिक्स क्या हो, 8 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम। वैसा नंबर सिस्टम जिसका बेस और रेडिक्स क्या हो, 10 हो, उसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम। और अगेन वैसा नंबर सिस्टम जिसका बेस और रेडिक्स कितना हो, 16 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल। तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, रिलेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आपने एक डेफिनेशन याद कर लिया तो दूसरे तीसरे चौथे डेफिनेशन में आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से सिंबल्स और डिजिट्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो सिंबल और डिजिट यूज होता है केवल 0 और 1 होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो केवल 0 और 1 में ही चीजों को समझता है। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम्स होते हैं उनमें सिंबल और डिजिट होते हैं जो वो केवल 0 और 1 ही होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें, कह रहा है कि इसके अंदर जो सिंबल और डिजिट्स होते हैं वो 8 होते हैं, जो कि आपका 0 से लेकर 7 तक होता है। ठीक है। यानी 0 भी इंक्लूड होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका जो होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। जो कि जो आपका 0 से 9 तक मिला के कितना बन जाता है, 10 बन जाता है, 10 बन जाता है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसके अंदर जो होता है वो 0 से F तक होता है। 0 से 10 तक तो 0 से 9 तक तो एज इट इज रहता है, लेकिन 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड F के लिए कितना लिखते हैं, 15 के लिए F लिखते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस किया नंबर सिस्टम, आप आसानी से बता सकते हैं। बाइनरी जिसका बेस 2 होता है, ऑक्टल जिसका बेस 8 होता है, डेसिमल जिसका बेस 10 होता है, और हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है। क्लियर। ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और थोड़ा सा ब्रॉडली क्लासिफाई करके चीजों को मैंने बताने की कोशिश की है। अगर हम पोजिशनल स्टेटमेंट की बात करें सिस्टम की, तो कह रहा है कि ईच डिजिट हैज अ प्लेस वैल्यू ऑफ पावर 10, यानी हर एक जो आपका डिजिट होगा डेसिमल सिस्टम में उसका पावर कितना होगा, 10 होगा। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, 4521 लिखा हुआ है, तो 4000 मतलब क्या, 10 का पावर 3, क्योंकि आपको पता है कि 4 के बाद कितने डिजिट है, अंक आपका कितना है, 1 2 3, 3 अंक है, तो 4 गुणे 10 का पावर 3 करेंगे, प्लस 5 गुणे 10 का पावर 2 करेंगे,
प्लस 2 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 का पावर 0 करेंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 10 का पावर लगातार घट रहा है, यानी माइनस में जा रहा है, यानी 10 का पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। जब तक ये चीजें 0 नहीं बन जाती हम क्या करेंगे, चीजों को अप्लाई करते रहेंगे और जो नंबर रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4521 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 जिसमें 0 और 1 आता है, तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं। तो हम इसकी बात करें 1 की, तो अगेन 1 में भी वही है, 1 इंटू 2 का पावर 3, क्योंकि हम 2 से करेंगे, यहाँ पे हम 10 से कर रहे थे, यहाँ से 2 से करेंगे, 2 का पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0। यानी आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा, 0 आपका बढ़ रहा है, 0 1 2 3 हो रहा है, और इधर से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये चीजों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको। तो ये किसका है आपका, ये 11, यानी 11 डेसिमल, ये किसका वैल्यू है, 11 डेसिमल का वैल्यू जो है वो आपका 1011 है, ध्यान रहना चाहिए। बेस 8 की बात करें तो वही है आपका, नंबर आपका दिया हो तो 7 इंटू 8 का पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 का पावर 0, यानी 469, जो कि आपका क्या है, डेसिमल है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो मैंने बता ही दिया कि 10 के लिए ए होता है, बी के लिए 11, सी के लिए 12, डी के लिए 13, ई के लिए 14, एफ के लिए 15। तो हम बात करें 2f16 की, तो ये आपका 2 है, तो 2 एज इट इज, 2 इंटू 16 का पावर 1 करेंगे, उसके बाद 15 इंटू 15 का पावर 0 करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि f का क्या होता है, 15 होता है, तो 15 इंटू 16 का पावर 0, तो ये डेसिमल में किसके इक्वल होगा, ये 47 के इक्वल होगा। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हमारा आता है नंबर बेस कन्वर्जन, कैसे हम लोग कन्वर्ज करेंगे। तो पहला आपका है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने डिजिट दिया हुआ है, 4 टाइम 1 है 0.10, सॉरी 11010 है, ठीक है। ये जो बाइनरी में दिया है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको जो इंटीग्रल पार्ट है, यानी डेसिमल से पहले वाले पार्ट क्या होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं, और डेसिमल के बाद वाले पार्ट क्या होते हैं, आपके फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट में लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसी चीजें हमको लिख देनी है, और उसके बाद 1 इंटू 2 का पावर 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस में क्या है, 2 है, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 करेंगे, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0 करेंगे। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 15 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यानी हमने क्या किया, 4 टाइम 1 के बराबर हम 15 लिख सकते हैं डेसिमल में, और डेसिमल में अगर 15 लिखा है तो बाइनरी में हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम 1 लिख सकते हैं। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शनल में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल हमें अपोजिट काम करना है। यहाँ यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पावर हम लोग घटा के लिख रहे थे, यहाँ पे बस डिवाइड में करके पावर बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 1/2 का पावर 0 होगा, 2 का पावर 1 होगा, सॉरी, ओके। और उसके बाद फिर प्लस करेंगे, फिर 1 इंटू 1/2 का पावर 2 होगा, प्लस 0 इंटू 1/2 का पावर 3 होगा, प्लस 1 इंटू 1/2 का पावर 4 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपका 0 होगा, 0 इंटू 1 अपॉन जो 2 का पावर कह सकते हैं कि 5 है वो रहेगा, ठीक है। तो जीरो वाला का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, बस हमें 1 वाले से लेना देना है। तो 1 से हम करेंगे तो आपका 0.065 आएगा, और यहां से करेंगे तो 0.25, और यहां से करेंगे तो 0.5, तो आपका जो वैल्यू है वो 0.8125 के इक्वल आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, बस इसको कंबाइन करके लिख देंगे, यानी 15.8125 आएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या है, डेसिमल टू बाइनरी। हमने अभी क्या देखा, बाइनरी टू डेसिमल, अब डेसिमल टू बाइनरी देखें। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट, दो पार्ट में चीजों को स्प्लिट करना है और भाग देना है। 2 से हम भाग देंगे 15 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 हमें लिख देना है। 2 से भाग देंगे 7 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, लिख देंगे। 2 से भाग देंगे 3 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे नीचे 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस नीचे से ऊपर की तरफ डिजिट को लिख देना है। तो यहाँ पे कितना है, 1 1 1 1, यानी 4 टाइम 1 है, तो हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट की हम बात करें तो यहाँ पे क्या करना है, 0.812 से 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.624 आया। तो हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग में नंबर दिख रहे हैं, जो स्टार्टिंग में नंबर आपको 1 दिख रहा है, बस उसको यहाँ पे एरो देके लिख देना है। अगेन फिर यहाँ के जो नंबर है 0.625, इससे 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 1.248 आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1 को ले लेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, यहां से 2.48 जो है उसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका 0.496 आएगा। यहां से हम 0 को ले लेंगे। ऐसे कम से कम आपको 3 बार करने हैं, ज्यादा से ज्यादा आप कितना बार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कितना बार कर सकते हैं, यहाँ पे 5 बार किया गया है, आप डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पे क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, और यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, और यहाँ से क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में आपको लेके चलना पड़ेगा, ओके। चलिए
अब यहाँ पे तीसरा है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी किस तरीके से हम लोग ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्या प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे ऑक्टल में आपका 57.245 दिया हुआ है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, ऑक्टल है तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 इंटू 8 का पावर 1, हम क्या करेंगे पावर को घटाते जाएंगे, तो 8 का पावर 1 हो जाएगा प्लस 7 इंटू 8 का पावर 0 हो जाएगा, तो 7 इंटू 8 का पावर 0 कितना होगा, 7 ही होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 करेंगे तो वो 1 के इक्वल आता है, और 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, और किसी भी नंबर का पावर 1 करेंगे तो उसको किसके इक्वल आएगा, उस नंबर के इक्वल, तो 8 और 5 को मल्टीप्लाई 40 आएगा, तो ये 47 आ गया। ठीक है, किस में आ गया, ये डेसिमल में आ गया। ध्यान रहे जो डेसिमल में डिजिट होते हैं आपको पता होना चाहिए 0 से 9 तक के होते हैं। फ्रैक्शनल की बात करें तो फ्रैक्शनल में अगेन वही करना है, 2 इंटू आपका 2 डिजिट है, 2 इंटू 1 अपॉन 8 का पावर 1 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 8 का पावर 2 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 8 का पावर 3। तो यहाँ पे डायरेक्टली 64 लिख दिया है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे 8 का पावर 2 हुआ है तभी 64 लिखा गया है। अब क्या करना है, बस डिवाइड कर देना है, तो ये आपका 0.25, ये आपका 0.0625 और ये आपका 0.0097 आएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो 0.3 एंड ट्रिपल टाइम 2 आएगा। अब क्या करना है, बस इन दोनों को कंबाइन करके लिख देना है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 47.3 एंड ट्रिपल 2 इसके इक्वल आएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल फ्रॉम द ऑक्टल। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, तो अगेन वही रूल है, हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से हम डिवाइड करेंगे, 303, यानी पहला आपका इंटीग्रल पार्ट होगा, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट में तो कुछ सोचना ही नहीं है, इंटीग्रल पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें भाग देना है। 303 का अगर हम भाग देंगे तो यहां से हम भाग देंगे तो 37 आएगा, रिमाइंडर आपका 5 आएगा, 7 आएगा। फिर हम 37 को डिवाइड करेंगे तो 4 आपका यहाँ पे आएगा और रिमाइंडर आपका 5 आएगा, तो हम क्या करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ उसको लिख देंगे। तो 303 डेसिमल के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 457 ऑक्टल लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की बात करें तो 0.322 उसका मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 2.567 आएगा, 576 आएगा, और यहां से हमें क्या करना है 2 को लिख देना है बस। और अगेन यहाँ पे क्या करना है, 0.56 को यहाँ पे लिख देना है, और लिखने के बाद 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 यहाँ पे यूनिट डिजिट को आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर आपका ये वाला वैल्यू आ जाएगा 0.608 वाला, यहाँ से इसका 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.864 आएगा। कम से कम 3 बार, ज्यादा 5 बार करना है, और ऊपर से नीचे की तरफ लिख देना है बस। आ गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, 457 एंड 0.24467 आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, जो कि डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाउ टू कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल टू द डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल आपको पता है कि 0 से लेके जो आपका f तक का डिजिट है वो यूज होता है। ई का मतलब आपका क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ई का मतलब बिल्कुल 14 होता है, एफ का मतलब 15 होता है, ध्यान रहना चाहिए। क्लियर, यहाँ पे चीजें आपके सामने दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दो पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इंटीग्रल पार्ट में तो कुछ सोचना ही नहीं है, e इंटू 16 का पावर 2 करेंगे प्लस a इंटू 16 का पावर 1 करेंगे प्लस 6 इंटू 16 का पावर 0 करेंगे। तो चूंकि आपको पता है कि e का वैल्यू 14 होता है, a का वैल्यू 10 होता है, और ये तो एज इट इज ही रहेगा, बस इसको ऐड कर देना है तो आपका 3750 आएगा, जो कि इंटीग्रल पार्ट के लिए है। फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट में बस डिवाइड करना है, 2 इंटू 1 अपॉन 16 का पावर 1 प्लस f इंटू 1 अपॉन 16 का पावर 2 प्लस a इंटू 1 अपॉन 16 का पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.18604 आएगा, और इसको बस ऐड करके लिख देना है, तो 3750.18604 आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल दिया गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अगेन 16 से हमें डिवाइड करना होगा इंटीग्रल पार्ट को। इंटीग्रल पार्ट को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 6 आएगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 10 आएगा रिमाइंडर, और यहाँ पे 14 आएगा। अब चूंकि आपको पता है कि 14 के लिए हम e लिखते हैं, a के लिए हम 10 लिखते हैं, और 6 तो एज इट इज ही रहेगा, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ लिख देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 3750 के बराबर EA6 लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि बेस में 16 आएगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अगेन मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.365 को, तो आपका 5.84 आएगा, और यहाँ से 5 हम ले लेंगे। फिर आपका 0.84 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16 से, तो 13.44 आएगा, तो यहाँ से 13 लिख लेंगे। तो 13 के बराबर हम क्या करेंगे, 13 नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे। डी क्यों लिखना है, क्योंकि हमारे सामने हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, डी लिखना होगा, ये ध्यान में रहना चाहिए। फिर आपका 0.77 से 444 से हम क्या करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.04 आएगा, तो यहाँ से हमें 7 लिखना है। क्या 7 को अल्फाबेटिकल चेंज करना है, नहीं करना है, ठीक है ना, 9 से ज्यादा जाएगा तब चेंज करना है। तो अगेन 3-4 बार अप्लाई कर लेना है बस, और ऊपर से नीचे की तरफ मिला के आपको बस यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। तो ये आपकी चीजें हैं। अगला हमारा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, यानी बाइनरी को कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो,
और हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है, पेयरिंग 4-4 का बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है जिसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी दो पार्ट है, पहला आपका पॉइंट से पहले वाला पार्ट इंटीग्रल होता है और पॉइंट के बाद वाला फ्रैक्शनल होता है। तो इंटीग्रल पार्ट की हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, 4-4 का पेयरिंग कर लेंगे। तो 4-4 का पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग हिसाब से करना है कि 4-4 आ जाए। तो पेयरिंग हम क्या करेंगे, पेयरिंग कर लिया, अगर 4-4 का पेयरिंग नहीं बन रहा है तो लास्ट वाले पेयरिंग में हम क्या करेंगे, एक जीरो ऐड कर देंगे। अगर 2 जीरो की रिक्वायरमेंट है तो 2 जीरो ऐड कर देंगे, है कि नहीं। 3 जीरो की रिक्वायरमेंट है तो 3 जीरो ऐड कर देंगे, इस तरीके से। तो हमने इसको कर लिया, तो ये आपका आता है, ये किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। ये आपको पता होना चाहिए, हमने अभी डिस्कस किया उन चीजों को। ये आपका ई किसके इक्वल होता है, ई अभी हमने डिस्कस किया, किसके इक्वल होता है, बिल्कुल ए आपका किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। तो 10 का आपका जो होता है वो हम बाइनरी 1010 लिखते हैं और 6 आपका ये होता है, ठीक है। तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ये पूरे बाइनरी के बराबर हेक्साडेसिमल में क्या लिख सकते हैं, आपका 9EA6 हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये ध्यान आपके रहनी चाहिए यहाँ पे। और अगेन फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम पेयरिंग कहाँ से करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, और यहाँ पे पेयरिंग हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे, ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ से हम पेयरिंग करेंगे इसको, तो ये आपका 4 बार आपका मिल जाएगा, ये आपका 4 बार मिल गया, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। फिर आपका क्या होगा, ये आपका 4 बार मिल जाएगा, तो फिर हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। फिर हमारा क्या होगा, ये आपका 4 बार मिल जाएगा, बस। और यहाँ पे आपको ये पता है कि ये 2 के लिए होता है, ये F के लिए होता है, यानी F15 के लिए 111 होता है, और 10 के लिए आपका क्या होता है, 1010 होता है। तो अगेन 2FA हम लिख देंगे, और दोनों को क्या करना है, बस कंबाइन करके इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को बस कंबाइन करके आपको क्या करना है, बस लिख देना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है चीजें। कंबाइन करके हमने लिख दिया, हमें आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है हेक्साडेसिमल टू द बाइनरी कन्वर्जन, यानी किस तरीके से हम लोग हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, वो आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। तो अगेन हेक्साडेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि आपको पता है कि नंबर को हमें 4-4 के जो डिजिट्स हैं उसमें लिखने पड़ेंगे, तो 9 का 4 डिजिट क्या बनेगा बाइनरी में, 1001, 9 का फिर 1001, ई यानी ई का मतलब क्या, बिल्कुल ई का मतलब आपका क्या, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहां से आपका क्या होगा, 1 यानी 1110। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस इसको ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया, तो हमारा ये आ गया, यानी हेक्साडेसिमल से बाइनरी हमारा ये निकल चुका है। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शनल में अगेन वही करेंगे, 2 के लिए आपका 4 टाइम का जो पेयरिंग होता है बाइनरी का क्या होता है, 0010 होता है। F के लिए आपका 4 टाइम 1 होता है, और 10 के लिए क्या होता है, A के लिए 1010। बस इसको ऐड करके लिख देना है, कुछ नहीं है। बस एक चीज को अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया ना, बाकी चीजों को आप चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए। और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा वेटेज वाला ये सब्जेक्ट है फ्रेंड, बहुत ज्यादा एमसीक्यू इससे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले इसी को कवर अप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी कैसे हम लोग ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपके सामने ये ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि ऑक्टल का मतलब क्या होता है, 3-3 का पेयरिंग, हेक्साडेसिमल में 4-4 का पेयरिंग होगा, यहाँ पे 3-3 का पेयरिंग होगा, ध्यान रहे। तो यहाँ पे 4 का 3 टाइम अगर हम पेयरिंग करेंगे तो 100 होगा, 0 का करेंगे तो ट्रिपल टाइम 0, और 4 का करेंगे तो फिर 100। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरे कंबाइन करके इन पूरे डिजिट्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शन में भी वही चीज है, 2 का 3 बार हम क्या करेंगे, 010 के फॉर्म में लिखेंगे, और 4 का 100, 5 का क्या होगा, 101 होगा, और इनको लिख लेंगे। और जैसे ही हमने इन दोनों को लिख लिया, बस इन दोनों को क्या करना है, हमें कंबाइन कर देना है, दैट्स इट, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। अगला हमारा है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, यानी कैसे हम लोग बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। तो बाइनरी की नंबर यहाँ पे दिया हुआ ऑक्टल में करना है। तो बाइनरी का सबसे पहले हमें क्या करना है, 3-3 का पेयरिंग बनाना पड़ेगा। तो 3-3 का पेयरिंग अगेन कहाँ से बनेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, और आपका इंटीग्रल पार्ट में कहाँ से बनेगा, सॉरी फ्रैक्शनल में लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यहाँ पे हम 3-3 का पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये 3 पेयर हो गया, ये आपका 1 तक हमने लिख लिया। फिर आपका क्या होगा, ये 3 तक होगा, हमने क्या किया, 1 लिख लिया। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि केवल 0 और 1 ही मिल रहा है, यानी 0 और 1। यहाँ पे जो 0 है वो ऐड किया गया है। ऐड इसलिए किया गया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर 0 की कमी हमें महसूस हो रही है तो हमें देन एंड देयर उसी वक्त उसको ऐड करना होगा। तो हमने ऐड कर दिया। अब ये किसके इक्वल होता है, ये हम क्या करेंगे, 3-3 का पेयरिंग करके, ये 2 के लिए होता है, ये 3 के लिए होता है, और ये 6 के लिए होता है। यानी हम इसके बाइनरी के बराबर ऑक्टल में क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शन में भी वही चीज करना है। 3 हमने क्या कर लिया, यहां से कर लिया, तो 3 हमारा ये हो गया, और फिर यहाँ पे हमारा क्या मिलता है, 0 1 मिलता है। लेकिन 0 1 मिल रहा है, लेकिन एक 0 हम ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें 3 के पेयरिंग में चाहिए चीजें। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पे फाइनल उसका आंसर लिख देंगे। अगला हमारा क्या है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, यानी किस तरीके से ऑक्टल को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल आपका नंबर दिया है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि आपको पता है कि ऑक्टल का मतलब क्या होता है, 3, तो सबसे पहले 1 का 3 टाइम क्या लिखेंगे, 001, 7 का 3 टाइम क्या लिखेंगे, 111, 4 का 100, 6 का 110, 5 का 101, 4 का 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में आप क्या करेंगे, 4-4 का पेयरिंग करेंगे। तो 4-4 का पेयरिंग हमने क्या किया, यहां से कर लिया सबसे पहले,
फिर यहाँ से हमने क्या किया, ये वाला पेयरिंग कर लिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से ये इन चीजों को मिला लिया यहाँ तक। फिर हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ पे 2 जीरो मिल रहा है, तो 2 जीरो में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 2 जीरो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। और अगेन हमने बताया है कि 4 टाइम अगर 1 रहेगा तो वो एफ होगा। ये 9 के लिए है, ये 10 के लिए है यानी ए के लिए है, ये आपका 12 के लिए यानी सी के लिए है। तो इस तरीके से हमें ऐड करना है, और फ्रैक्शनल पार्ट में भी हमें वही रूल फॉलो करना है जो हम बराबर करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इतने समझदार हैं, आप समझ गए होंगे, आपने इंजीनियरिंग पास की है तो कहीं ना कहीं चीजों को आपने इसको पढ़ा होगा। और अगेन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में वही चीज है, सबसे पहले 4 का हम पेयरिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ 3 का जो हमारा ग्रुपिंग है वो करेंगे, और देन उसके बाद हम उसको लिख लेंगे। और फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ लिख लेंगे, बस काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे आता है बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स क्या होते हैं, तो कह रहा है कि बाइनरी कोड्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स और सिंबल्स यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। यानी जो बाइनरी कोड्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसके, नंबर्स के, सिंबल्स के, कैरेक्टर्स के, जो केवल और केवल 0 और 1 को ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि दे आर यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम एंड कंप्यूटर टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट डेटा। यानी ये यूज किया जाता है डिजिटल सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, किस चीज के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए। किसको ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को। अब टाइप की हम बात करें बाइनरी कोड्स की, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है वेटेड बाइनरी कोड, यानी ये कोड क्या होते हैं, असाइन होते हैं एक फिक्स्ड पोजिशनल वेट पे हर एक बिट के। देखिए हर एक लाइन में आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, तो कोई भी लाइन आपको मिस नहीं करना है। हर लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है जिसको आपको अच्छी तरीके से देख के लिखते चलना है, ताकि आप नोट्स को बनाते रहेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत फायदेमंद होंगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आपका है 8421 कोड, जिसे हम लोग बीसीडी यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि किस कोड को हम लोग बाइनरी कोडेड डेसिमल कहते हैं, तो 8421 आपके ऑप्शन में रहेगा, तो आप उसको क्लिक कर देंगे। आप क्लिक कब करेंगे, जब आप पढ़ेंगे तब क्लिक करेंगे, है कि नहीं। तो चूंकि इस बार का जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें कंपटीशन बहुत हार्ड लेवल का होने वाला है, तो उस कंपटीशन लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, जो कि आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, और प्रॉपर एमसीक्यू के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हर एक जो डेसिमल डिजिट होगा फ्रॉम 0 to 9 वो रिप्रेजेंटेड होगा इट्स 4 बिट इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग बाइनरी। जैसे एग्जांपल 5 की हम बात करें तो 5 को हम लोग 4 बिट में करेंगे, 9 की बात करें तो 9 को 4 बिट में करेंगे। ये आपका किसका था, बीसीडी कोड का था। अब यहाँ पे दूसरा एक्सेस 3 कोड, अभी हम लोग वेटेड बाइनरी कोड के अंदर ही डिस्कस कर रहे हैं चीजें। तो ये किससे ड्राइव हो रहा है, ये ड्राइव हो रहा है फ्रॉम द बीसीडी बाई एडिंग 3। यानी अगर हम बीसीडी में, यानी इसमें अगर हम बीसीडी में 3 को ऐड कर रहे हैं, यानी अगर हम बीसीडी में 3 को ऐड कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक्सेस 3 कोड मिल जाएगा। ध्यान रहे, जैसे 5 में हमने 3 ऐड किया 8, तो 8 का क्या होता है 1 ट्रिपल टाइम 0। इस तरीके की चीजें आपके सामने पता होनी चाहिए। 9 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 9 3 कितना होगा 12, तो 12 का आपको जो कोड होगा वो लिखना पड़ेगा 01 में। उसके बाद आपका आता है 4241 कोड, ये आपका पोजिशनल वेटेड होते हैं, वेट्स होते हैं, जिसके अंदर 2421 दिया है। तो जैसे आपका 5 का डेसिमल क्या होगा, 5 का डेसिमल 0101 होगा। तो इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नॉन वेटेड बाइनरी कोड की बात करें तो नॉन वेटेड कोड में कह रहा है कि नो फिक्स्ड वेट फॉर ईच बिट, यानी हर एक बिट के लिए फिक्स्ड जो वेट है वो नहीं होता, बट जो आपका मोस्टली यूज होता है फॉर द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए। ओके, इसके अंदर आपका आता है ग्रे कोड। इसके अंदर कह रहा है कि जो सक्सेसिव नंबर्स होते हैं वो डिफर होते हैं बाय ओनली 1 बिट। ओके, उसके बाद हमारा जो अगला फंडामेंटल है आप देख सकते हैं ग्रे कोड। यहाँ पे कह रहा है कि ये सक्सेसिव नंबर्स होते हैं जो डिफर होते हैं बाय ओनली 1 बिट, यानी केवल एक बिट के अकॉर्डिंग, और ये मिनिमाइज करता है एरर को किसके अंदर, डिजिटल सर्किट के अंदर। जैसे एग्जांपल की बात करें, 0 का आपका क्या होता है ट्रिपल टाइम 0, 1 का क्या होता है आपका 001, 2 का क्या होता है 011, 3 का आपका क्या होता है 010। ओके, अब यहाँ पे दूसरा हमारा है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स, यानी एरर डिटेक्ट करना और कोड को करेक्ट करना। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका पार्टी बिट कोड, यानी हम ऐड करते हैं 1 बिट को, यानी वो इवन और ऑड पार्टी हो सकता है। ठीक है, हैविंग कोड की बात करें तो ये डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है सिंगल बिट एरर को। ध्यान रहना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारा क्या अल्फा न्यूमेरिक कोड्स है, यहाँ पे इसका हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेट करने के लिए कैरेक्टर को, लेटर्स को और सिंबल्स को, यानी जो भी कैरेक्टर लेटर सिंबल्स होते हैं उनको यूज करने के लिए, रिप्रेजेंटेट करने के लिए हम अल्फा न्यूमेरिक कोड का यूज करते हैं। अब इसके अंदर एक टर्म आता है आस्की, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपका 7 बिट और 8 बिट का कोड होता है जो रिप्रेजेंटेट करता है लगभग 128 से 256 कैरेक्टर को। ध्यान रहना चाहिए, 7 बिट अगर पूछे तो आपका 128, 8 बिट कोड पूछे तो वो 256 कैरेक्टर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंटेट करता है। ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आपका कैपिटल ए का कोड कितना होता है 65 होता है, जो कि आपके इस बाइनरी पे काम करता है। स्मॉल ए का क्या होता है 97 होता है, जो इस बाइनरी पे काम करता है। ये चीजें पता होनी चाहिए आपको।
दूसरा हमारा क्या है, EBCDIC है, जो कि आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, जो कि 8 बिट कोड होता है, जो यूज होते हैं आईबीएम के जो मेन फ्रेम्स बनते हैं, आईबीएम कंपनी जो है उसके अंदर इसका यूज होता है 8 बिट कोड में। तीसरा हमारा था यूनिकोड, जो कि आपका 16 बिट या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, जो रिप्रेजेंटेड कर सकता है सारे वर्ल्ड के लैंग्वेजेस को, यानी जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं उनको क्या कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा स्पेशल पर्पस कोड, जिसके अंदर होलिट्रिथ जो आपका कोड होता है जो यूज होते हैं अंदर पंच कार्ड, यानी जो पंच कार्ड होता है उसके अंदर इसका यूज होता है। और जो आपका बाउडर कोड होता है वो अर्ली टेलीग्राफ कम्युनिकेशन कोड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में आ सकता है कि टेलीग्राफ जो कम्युनिकेशन कोड है वो क्या है, तो ये ऑप्शन में रहेगा, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब कुछ एप्लीकेशन आपके सामने दिए गए हैं, जो एप्लीकेशन आपको टू बी ऑनेस्ट पता होनी चाहिए। आप यहाँ पे इसको देखिएगा, चीजों को मैं अच्छी तरीके से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर अगर डाटा को रिप्रेजेंटेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, जो कि आपके सामने यहाँ पे ये चीजें आपके सामने मेंशन की गई हैं। और अगर डिजिटल अर्थमेटिक जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन को अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, डिजिटल अर्थमेटिक का यूज करेंगे। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इन कम्युनिकेशन, यानी अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में हमें एरर को डिटेक्ट करना है या फिर करेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, बाइनरी कोड का यूज करेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए जैसे कीबोर्ड हो गया, डिस्प्ले हो गया, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका बाइनरी कोड है उसका यूज करेंगे। और डिजिटल कम्युनिकेशन और स्टोरेज सिस्टम के अंदर भी हम क्या करेंगे, बाइनरी जो कोड्स हैं उनका यूज करते हैं, ध्यान रहनी चाहिए। अगला हमारा आता है बुलियन अलजेब्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो सबसे पहले बुलियन अलजेब्रा का डेफिनेशन हम जानते हैं। तो कह रहा है कि बुलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिकल सिस्टम ऑफ लॉजिक दैट डील्स विद द बाइनरी वेरिएबल्स 0 एंड 1 एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी जो बुलियन अलजेब्रा है एक प्रकार का मैथमेटिकल सिस्टम ऑफ लॉजिक होता है जो डील करता है किसके साथ, बाइनरी वेरिएबल्स के साथ और लॉजिक ऑपरेशन के साथ। ठीक है, और ये फॉर्म करता है फाउंडेशन को, किसके फाउंडेशन को, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल जो सर्किट होता है लॉजिक, उसका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का काम करता है। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला आपका आता है बुलियन वेरिएबल, क्योंकि आपको पता है कि बुलियन अलजेब्रा है तो वेरिएबल तो होगा। तो यहाँ पे आपके सामने वो चीजें दी गई हैं, जैसे वेरिएबल जो वैल्यू 0 होगा, 0 किसके लिए, फॉल्स एंड लो के लिए, 1 ट्रू हाई के लिए। जैसे आपका a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 1 है, यानी a आपका फॉल्स है, b आपका ट्रू है। बेसिक ऑपरेशंस की बात करें बुलियन अलजेब्रा में तो एंड ऑपरेशन, जिसे हम लोग डॉट से रिप्रेजेंटेट करते हैं, यानी आउटपुट इज 1 इफ ऑल इनपुट आर 1, यानी अगर दोनों इनपुट, यहाँ पे जैसे देखिए ट्रुथ टेबल आपका यहाँ पे दे रहा होगा, अगर दोनों इनपुट a और b का इनपुट आपका 1 है तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, अन्यथा 0 आएगा। इसका a डॉट बी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये ट्रूथ टेबल इसका है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब हमारा और है, और ऑपरेटर, जो कि आपका यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई भी आपका आउटपुट एक है, आउटपुट इज 1 इफ एनी इनपुट इज 1, यानी अगर कोई भी इनपुट 1 आता है तो आउटपुट क्या आएगा, आपका 1 आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 0 और 1 दो इनपुट आपको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक 1 मिल रहा है इसीलिए आउटपुट 1 आएगा, यहाँ पर भी एक 1 मिल रहा है तो आउटपुट 1 आएगा, और यहाँ पे दो आपका 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट फिर भी आपका 1 ही आएगा। ठीक है ना, कंडीशन यहाँ पे। और ये आपका a प्लस बी होता है। नॉट की बात करें, यानी ये अपोजिट काम करता है, जैसे 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 रहेगा, यानी इन्वर्टेड की काम करता है ये। और इसे हम लोग a कॉम्प्लीमेंट या फिर a बार से रिप्रेजेंटेट करते हैं, 0 1 1 0। अब यहाँ पे कुछ लॉज हैं, जो लॉज आपको पता होने चाहिए, डायरेक्टली ये लॉज एग्जामिनेशन में आते हैं एमसीक्यू में। आइडेंटिटी लॉज की बात करें तो a प्लस 0 इक्वल होता है, a डॉट 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके सामने सारे कंडीशंस दिए गए हैं। दूसरा हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी लॉ, यानी a प्लस 0 अगर हम करेंगे तो a आएगा, और 1 डॉट 1 करेंगे, सॉरी a डॉट 1 करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के, a को इक्वल आएगा। नल लॉ, यानी a प्लस 1 1 के इक्वल होगा, a डॉट 0 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। आइडेम्पोर्टेंट लॉ, a प्लस a डॉट a, ओके। उसके बाद हमारा है कॉम्प्लीमेंट लॉ, यानी a प्लस a कॉम्प्लीमेंट 1 a डॉट a कॉम्प्लीमेंट 0। कम्यूटेटिव लॉ की बात करें, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। एसोसिएटिव लॉ, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी a प्लस एंड ब्रैकेट में b प्लस सी, और a डॉट बी ब्रैकेट के अंदर डॉट सी किसके इक्वल होगा, a डॉट एंड ब्रैकेट ऑफ b डॉट सी के इक्वल होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांटना, यानी a डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, a डॉट बी एंड प्लस ऑफ a डॉट सी, और a प्लस बी डॉट सी किसके इक्वल होगा, a प्लस बी एंड डॉट a प्लस सी के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दिए गए हैं, जैसे डिमॉर्गन्स थ्योरम आपका दिया है, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल, यानी दो आपके वेरिएबल हैं a डॉट बी, उनका अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उनका जो अलग अलग करके हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उनके एडिशन के बराबर वो वैल्यू होगा, यानी a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट।
इसका आपका होता है अगर आपका सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेप्थ वेरिएबल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेट वेरिएबल, ध्यान रहना चाहिए। यानी ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। एब्जॉर्प्शन लॉ यानी ए प्लस ए डॉट बी ए के इक्वल होगा, ए डॉट ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। और कंसिस्टेंस थ्योरम यानी ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी आता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले एक कैनोनिकल फॉर्म दिया है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, जिसे हम लोग एसओपी कहते हैं। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, और एंड गेट का, जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें, वो आपका एंड और टर्म्स के मिलने से बनता है, जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। एप्लीकेशन की बात करें बूलियन अलजेब्रा की, तो डिजाइन करने के लिए लॉजिक गेट को एंड सर्किट को हम इसका यूज करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए डिजिटल सर्किट को इसका हम यूज करते हैं। साथ ही साथ हम यूज करते हैं कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर्स के अंदर, प्रोसेसर्स के अंदर, और ये मदद करते हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए और लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए। अब यहाँ पे हमारा आता है बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन क्या होता है, आपके सामने ये चीजें सारी चीजें दी गई हैं। तो बुलियन फंक्शन एक प्रकार का फंक्शन है जो एक्सप्रेस करता है, किस चीज को एक्सप्रेस करता है, किस चीज को, बिल्कुल, यानी बुलियन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन फॉर्म्ड यूजिंग द बुलियन वेरिएबल कांस्टेंट 0 1 एंड द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट एक्सेट्रा। यानी जो आपका बुलियन फंक्शन एक प्रकार का क्या है, एक्सप्रेशन होता है, जो फॉर्म्ड होता है किसके द्वारा, बुलियन फंक्शंस के द्वारा, यानी जो भी आपके बुलियन वेरिएबल्स होते हैं उनके द्वारा, ठीक है ना, उनके द्वारा ये चीजें होती हैं। और ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को, किसके बीच के रिलेशनशिप को, इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट के बीच के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बीच के जो चीजें हैं उनको दर्शाने में काम करता है, ठीक है। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो अगर n इनपुट वेरिएबल होगा तो जो बुलियन फंक्शन होगा उनके पास 2 का पावर n पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे, ओके। और अगर 1 आउटपुट होगा एंड 1 आउटपुट ऑफ ईच कम्युनिकेशन, और सारे कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग जो आउटपुट होगा वो केवल 1 ही होगा, यानी इनपुट ज्यादा हो सकता है, आउटपुट केवल 1 ही होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, 2 वेरिएबल ए बी, तो टोटल कॉम्बिनेशन 2 का पावर 2 यानी 4 बनेगा। 3 वेरिएबल ए बी सी की बात करें तो टोटल कॉम्बिनेशन 8 बनेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं बुलियन फंक्शंस के सिंगल वेरिएबल के। अगर ए एफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ट्रूथ टेबल आपका ए और ए कॉम्प्लीमेंट यानी 0 1 1 0, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है ना, यानी अपोजिट करना। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल की बात करें, 2 वेरिएबल आपका ए बी दिया हुआ है, तो ए डॉट बी एंड की बात करें तो एंड के लिए हम किस तरीके से ले सकते हैं, ए आपका क्या होगा 2 टाइम 0 2 टाइम 1, बी आपका 0 1 0 1। अब हमें डॉट निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा, अलग अलग तब भी 0 होगा, बस सेम कंडीशन में क्या होगा 1 आएगा, ठीक है। 3 वेरिएबल की बात करें तो 3 वेरिएबल में आपका ए का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए सी, तो हमें ए बी सी तीनों का पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 टाइम 0 4 टाइम 1, यहाँ पे 2 टाइम 0 2 टाइम 1, यहाँ पे 0 1 0 1, बस यहाँ पे हमें ऐड करना है। कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी जहाँ 0 है वहां 1 हो जाएगा, ये चारों में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। और उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, बी से करना है। तो हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। आप अलग भी कॉपी के अंदर सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ पे सॉल्व करके लिखा गया है। कैनोनिकल फॉर्म की बात करें बुलियन फंक्शन की, हमने डिस्कस किया अभी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, यानी फंक्शन जो रिटर्न होंगे और सम के इक्वल। और का मतलब क्या होता है सम, एंड का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट टर्म्स, ठीक है। और हर एक एंड टर्म जो होगा वो क्या कहलाएगा, मीन टर्म कहलाएगा, ध्यान होना चाहिए। सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हर एक जो एंड टर्म होगा वो क्या कहलाता है, मीन टर्म कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें तो फंक्शन किसके अकॉर्डिंग रिटर्न होते हैं, एंड यानी प्रोडक्ट और यानी सम टर्म्स के अकॉर्डिंग। और हर एक और टर्म जो होगा वो क्या कहलाता है, मैक्स टर्म कहलाता है। इसका एग्जांपल भी आपके सामने दिया हुआ है, मेन टर्म एंड मैक्स टर्म दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एनी बुलियन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंड और नॉट गेट, यानी हर एक बुलियन फंक्शन जो है उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके टर्म्स में, एंड और नॉट गेट के टर्म्स में, ठीक है। और यहाँ पे n वेरिएबल के लिए जो नंबर ऑफ पॉसिबल बुलियन फंक्शंस होंगे वो 2 का पावर 2n होंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, 2 वेरिएबल 2 पावर 2 का पावर 2 कितना होगा, 2 का पावर 2 कितना होगा 4, लेकिन फिर 2 का पावर 4 कितना होगा 16 के इक्वल होगा। और बुलियन फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई होता है किसके द्वारा, बुलियन अलजेब्रा और केमैप के द्वारा। अब बुलियन अलजेब्रा केमैप, जो केमैप है हम आने वाले अभी इसी सीरीज में देखेंगे इसको आगे। एप्लीकेशन की बात करें तो डिजाइन करने के लिए डिजिटल सर्किट को इसका यूज किया जाता है, रिप्रेजेंटेट करने के लॉजिक गेट को, ट्रूथ टेबल को इसका यूज किया जाता है, और ये यूज होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोसेसर एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर।
लॉजिक गेट की हम बात करें, लॉजिक गेट क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि लॉजिक गेट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट, यानी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है डिजिटल सर्किट का वो लॉजिक गेट होता है, और ये परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन को, वन और मोर बाइनरी इनपुट एंड प्रोड्यूस करते हैं सिंगल बाइनरी आउटपुट को, यानी ये दो या दो से अधिक इनपुट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, एक या एक से अधिक, लेकिन आउटपुट केवल एक ही प्रोड्यूस करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट को हम रिप्रेजेंटेट करते हैं जीरो लो के लिए, फॉल्स के लिए, वन हाई के लिए, ट्रू के लिए। अब इन चीजों को हमने देख ही लिया है एंड गेट के लिए, एंड गेट का हमारा पूरा फॉर्मेशन हमने देख ही लिया था इस ट्रूथ टेबल को, और के लिए भी हमने चीजों को देख ही लिया था। और का मतलब क्या, दोनों एक अगर आपका वन रहेगा तो अब भी आउटपुट क्या आएगा, वन ही आएगा, अगर दो आपके जीरो रहेंगे तो आउटपुट जीरो आएगा। इन्वर्टेड यानी अपोजिट, इसको भी हमने अभी देखा है। यूनिवर्सल गेट कितने होते हैं, तो मेनली तीन यूनिवर्सल गेट होते हैं, एंड और नॉट। ध्यान रहे एग्जामिनेशन में अगर पूछता है, सॉरी एग्जामिनेशन में पूछता है तो जो बेसिक आपके गेट होते हैं एंड और नॉट होता है, लेकिन ये यूनिवर्सल गेट होते हैं वो नंद गेट, नॉर गेट और एक्सॉर गेट होते हैं, ठीक है। नंद गेट और नॉर गेट होता है, यूनिवर्सल गेट नंद और नॉट गेट ही होता है ओनली। नंद गेट किससे मिलने से बनता है, नॉट गेट एंड गेट के मिलने से किस क्या बनता है, नैंद गेट बनता है। और जो आउटपुट होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है किसका, एंड गेट का। एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट एंड गेट का क्या होता है, बिल्कुल अभी हमने देखा ना, एंड गेट को अभी हमने देखा था। एंड गेट कहाँ है, यहाँ पे है, ये आपका आया तो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी तीन टाइम वन एक टाइम जीरो आएगा। देखिएगा यहाँ पे वही वैल्यू आया होगा, तीन टाइम वन एक टाइम जीरो, दैट्स इट। यहाँ पे चीजें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और गेट, ये आपका आउटपुट होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट का, यानी और गेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे वन था यहाँ पे जीरो हो गया, दैट्स इट। अब यहाँ पे कुछ अदर यूजफुल लॉजिक गेट है, जैसे एक्सॉर है, जिसे हम लोग एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं। आउटपुट इज वन व्हेन इनपुट आर डिफरेंट, यानी जब आपके इनपुट अलग अलग होंगे तब आपका आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। जैसे अगर हम ए और बी की बात करें तो ए और बी में देखिए आपका इनपुट क्या है, सेम है, तो ये तो जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पे इनपुट क्या है, अलग अलग है, जीरो और वन है, तो आपका आउटपुट वन आएगा। यहाँ पर भी वन और जीरो है तो आउटपुट वन आएगा, यहाँ पे सेम है तो क्या आएगा, जीरो आएगा। डेफिनेशन में ही जो इसके पॉइंट है वो छुपे हुए हैं जो कि आपको पता करने हैं। एक्स नॉर यानी एक्सक्लूसिव नॉर गेट, जिसे हम लोग इक्विवेलेंस गेट भी कहते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट इज व्हेन इनपुट आर सेम, यानी अगर आपका इनपुट सेम आता है, यानी दो जीरो सेम मिल गए, दो वन सेम मिल गया, उसी कंडीशन में आपका आउटपुट वन आएगा, बाकी सारे कंडीशंस में जीरो। तो अगेन वही, यहाँ पे जीरो जीरो है तो वन आएगा, यहाँ पे वन वन है तो यहाँ पे वन आएगा, ठीक है, ध्यान देना है। और यहाँ पे वन जीरो है तो यहाँ पे जीरो जीरो रहेगा। कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो डिजिटल सर्किट के अंदर, कंप्यूटर एंड प्रोसेसर के अंदर, डिसीजन मेकिंग सर्किट के अंदर, जैसे ट्रैफिक लाइट हो गया, बेंडिंग मशीन हो गए, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के अंदर, मेमोरी एलिमेंट एंड स्टोरेज डिवाइस के अंदर इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि हाउ टू सिंप्लीफाई द बुलियन ऑफ फंक्शन, यानी ये भी क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में मिलता है आपको एग्जामिनेशन में कि हम किस तरीके से बुलियन फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गोल दिया गया है बुलियन फंक्शन का, द गोल ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज टू रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना बेसिकली जरूरी होता है, जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, टर्म्स हो, गेट्स हो। ये रिड्यूस करता है किसको, हमारे जो कॉस्ट होते हैं, साइज होते हैं, डिले होते हैं डिजिटल सर्किट को, इन सारी चीजों को ये रिड्यूस करता है। अब यहाँ पे अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहले मेथड आपका है मेथड बुलियन अलजेब्रा लॉ एंड थम्स। इसके अंदर कह रहा है कि थ्योरम्स, वी यूज द लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा लाइक आइडेंटिटी, चूंकि हमने पिछले स्लाइड में भी आइडेंटिटी लॉ, जो भी आपका नल था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, इन सारे लॉज को डिस्कस किया है, इसीलिए सारी चीजों को मैंने सीक्वेंस में ऐड किया हुआ है ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से बिगिनर से लेके अपने एग्जामिनेशन लेवल तक की तैयारी इसी एक वीडियो को देख के आप कर सकते हैं। इस बात को आप मान के चलिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चीजों को अच्छी तरीके से आपको देखना है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपके लिए चीजें क्या होंगी, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगी, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल वन आपका दिया हुआ है, ए डॉट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से हम ए को कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, तो यहाँ पे बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो चूंकि आपको पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, ये वन के इक्वल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, यानी इतना लिखने के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने कंडीशन दिए गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ए प्लस ए डॉट बी, तो यहाँ से हम ए को कॉमन लेंगे तो वन प्लस बी आएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होता है, तो वन प्लस बी किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, तो अगेन वन का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो ए आएगा। ध्यान में जस्ट रखना है चीजों को। के मैप, कार्नोप मैप, ये एक प्रकार का ग्राफिकल मेथड होता है जिसके द्वारा हम बुलियन फंक्शन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और ये वर्क करता है वेल किसके द्वारा, अगर आपके 4 और 5 वेरिएबल है तब बेहतर तरीके से काम करता है। और हम ग्रुप करते हैं वंस को फॉर द सम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एंड जीरो को। तो यहाँ पे आपके सामने सारी चीजें मेंशन की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये रेक्टेंगल फॉर्म बनाता है 1 2 4 8 के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल आपका थर्ड दिया गया है, दो वेरिएबल होंगे तो 2 का पावर 3 कितना होगा, 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक टर्म दिया गया है 1 3,
तो यहाँ आपका मेन टर्म 1 और 3 होगा, यहाँ पे ट्रूथ टेबल दिया गया है उसका। तो चूंकि हमने के मैप को बहुत अच्छी तरीके से अपने जो वीडियोस हैं उनके अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं, यहाँ पे उस चीज को बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चीजों को बस अच्छी तरीके से आपको देख लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आपके सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट दिए गए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए प्लस बी के इक्वल होगा ए प्लस ए बी, किसके इक्वल होगा ए के, और ये आपका ए के इक्वल होगा ये ए प्लस बी सी के, और ये ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी के इक्वल, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं, आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं, ठीक है ना। के मैप का एग्जांपल दिया गया है। रिजल्ट सिंप्लीफिकेशन क्यों जरूरी है, इससे जो नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, लोअर पावर कंजम्पशन इससे होते हैं, ये इंक्रीज करता है सर्किट के स्पीड को, और ये सब सेव करता है कॉस्ट को, और जो आपके चिप के एरियाज होते हैं उनको बचाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है एसओपी एंड पीओएस सिंप्लीफिकेशन। चूंकि हमने इसको देखा है पहले भी, लेकिन यहाँ पे एज ए सीक्वेंस में हम लेके चल रहे हैं चीजों को। तो ये आपका एक्सप्रेशन होता है जो रिटर्न होता है एज ए और एंड टर्म्स, हर एक प्रोडक्ट टर्म मेन टर्म के इक्वल होगा। एग्जांपल आपका दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन दिया गया एसओपी का, ये कंबाइन करता है, रिड्यूस करता है प्रोडक्ट के टर्म्स को इनटू द स्मॉलर एक्सप्रेशन। एंड पीओएस जो होता है वो एक्सप्रेशन होता है जो रिटर्न होते हैं एंड प्रोडक्ट एंड और सम टर्म्स में, और हर एक सम टर्म्स जो होगा वो इक्वल होगा मैक्स टर्म के, ठीक है। और इसका सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, ये रिड्यूस करता है सम टर्म्स को इनटू द फ्यूअर एंड द सिंपलर टर्म। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं, इन सिंपल जो आपके एग्जांपल्स हैं इनको आपको देख लेना है, एक बार बस कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका पीओएस दिया हुआ है, इसका भी सिंप्लीफिकेशन आपके सामने इंटरफेस पे नजर आ रहा है, ओके। तो हमने यहाँ पे सारी चीजों को डिस्कस किया, कुछ की सिंप्लीफिकेशंस भी दिए गए हैं आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है नंद नॉर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे आपके सामने कह रहा है कि डिजिटल सिस्टम डिजाइन के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी बूलियन फंक्शन को यूजिंग द नैंड गेट एंड नॉर गेट, ओके। ये पॉसिबल होता है क्यों, क्योंकि जो आपका नैंड एंड नॉर गेट होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि नैंड एंड नॉर गेट क्या होता है, एक यूनिवर्सल गेट होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नंद गेट का इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है नॉट यूजिंग नैंड, यानी नॉट को नैंड गेट के मदद से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें आपके सामने दी गई हैं, नंद एंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने है, नंद गेट का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग द एंड नैंड गेट आपके सामने दिया हुआ है, एंड गेट यूजिंग द नैंड गेट इसका भी आपके सामने इम्प्लीमेंटेशन है, और गेट का भी है, ठीक है। तो इन सारे जो आपके ट्रूथ टेबल है इनके रिजल्ट्स हैं, इन सारे रिजल्ट्स को आपको प्रॉपर लिख के याद कर लेना है। और नॉर गेट का इम्प्लीमेंटेशन, नॉट यूजिंग द नॉर गेट, नॉर गेट की मदद से नॉट गेट को कैसे हम बनाएंगे, ये फॉर्मेशन होगा जो कनेक्ट करेगा दोनों इनपुट को एक साथ। एंड और यूजिंग द नॉर गेट इसका भी फॉर्मेशन है, एंड यूजिंग द नॉर गेट इसका भी फॉर्मेशन है, इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे आता है कि वाई आखिर क्यों हम नैंड एंड नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दे आर चीपर एंड इजियर टू फैब्रिकेट इन आईसीज, यानी आईसीज जो होते हैं उनके अंदर जो इस चीज को फिट करना, इसको फैब्रिकेट करना आसान होता है, सस्ता होता है, और कोई भी डिजिटल सिस्टम बिल्ड हो सकता है यूजिंग द एनी वन टाइप ऑफ गेट, यानी एक टाइप के गेट से किसी भी हम लोग डिजिटल सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं, और ये यूज होता है प्रोसेसर के अंदर, मेमोरी के अंदर, लॉजिक डिजाइन के अंदर। अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा है कॉम्बिनेशनल लॉजिक, जिसके अंदर हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक आपके इंटरफेस पे है कॉम्बिनेशनल लॉजिक, जिसके अंदर हाफ एडर हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन दिया है हाफ एडर का, हाफ एडर इज द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स, यानी जो आपका हाफ एडर है एक प्रकार का कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो परफॉर्म करता है दो एडिशन को सिंगल बिट के बाइनरी नंबर्स में, और ये आपके दो इनपुट आपके ए और बी हो सकते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं दो आउटपुट को। दो आउटपुट आपका सम एंड कैरी होता है, एस एंड सी से रिप्रेजेंटेड करते हैं, जो रिजल्ट होता है बाइनरी एडिशन का, और ये कैरी जनरेट होते हैं फ्रॉम द एडिशन वो होता है, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें, एस का आपका ए एंड एक्सॉर बी होगा, कैरी की बात करें ए डॉट बी होगा, ठीक है। ये आपका एंड ऑपरेशन, ये आपका एक्सॉर ऑपरेशन है। लॉजिक डायग्राम, तो सम इज इंप्लीमेंट यूजिंग द एक्सॉर गेट, यानी सम जो है वो इंप्लीमेंट होता है एक्सॉर गेट की मदद से, और कैरी जो है वो बनता है किसके द्वारा, एंड गेट के द्वारा। कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं कि जो हाफ एडर है वो ऐड नहीं कर सकता विद अ कैरी इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज, यानी पिछले स्टेज से ये आपके इनपुट को कैरी नहीं कर सकता, सो इट इज कॉल्ड हाफ, यही कारण है कि इसको हम लोग हाफ बोलते हैं। लेकिन मल्टीपल जो आपका मल्टी बिट बाइनरी एडिशन होता है उसके लिए हमें फुल एडर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपका एक हाफ सब्सट्रैक्टर दिया हुआ है, तो हाफ सब्सट्रैक्टर एक प्रकार का कॉम्बिनेशन सर्किट है जो परफॉर्म करता है सब्सट्रैक्शन को, किसके सब्सट्रैक्शन को, दो सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स होते हैं उनके सब्सट्रैक्शन को। इनपुट आपका ए होगा जो कि आपका मैन्यूड होगा, और बी आपका सब्सटेंड होंगे, और आउटपुट आपका डिफरेंस एंड बोरो होगा, ओके। तो ये आपके उसके फॉर्मेशन दिए गए हैं, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है दिया गया है, लॉजिक डायग्राम, डिफरेंस आपका एक्सॉर और बोरो आपका नॉट एंड नॉट गेट एंड गेट के मिलने से बनता है, ओके। फुल एडर की बात करें तो ये आपका फुल एडर एक प्रकार का कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जो ऐड करता है तीन इनपुट को, जो आपके दो आपके सिग्निफिकेंट बिट होते हैं ए और बी, उनके अकॉर्डिंग
एक आपका प्रीवियस कैरी होता है सी इन, और आउटपुट आपके 3 होते हैं, सम सॉरी 2 होते हैं, सम एंड कैरी। ओके, कैरी जो कि कैरी आउट होता है, और इसके पूरे आपका जो टीटी दिया हुआ है वो आपके सामने दिया हुआ है। बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो आपका बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। लॉजिक डायग्राम ये इंप्लीमेंट होता है 2 हाफ एडर और एक और गेट के मिलने से। एग्जामिनेशन में ये भी आ सकता है कि ये किसके मिलने से बनता है, तो 2 हाफ एडर और एक और गेट को हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा। अब यहाँ पे आता है फुल सबस्ट्रक्टर क्या होता है। तो फुल सबस्ट्रक्टर एक प्रकार का सबस्ट्रक्टर होता है जिसके पास 3 इनपुट होते हैं, एक मैन्यूड, 2 आपका सब्सटेंट, तीसरा आपका बोरो इन, और आउटपुट 2 होते हैं डिफरेंस एंड बोरो आउट। ओके, तो आपके सामने इसका भी जो ट्रुथ टेबल है आपका दिया हुआ है। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, आउटपुट दिया हुआ है। डायग्राम की बात करें तो ये इंप्लीमेंट होता है 2 हाफ सबस्ट्रक्टर और गेट के मिलने से। अब लास्ट में ये छोटा सा डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार ये डायग्राम की मदद से भी हम चीजों को बता सकते हैं, तो ये डायग्राम को आपको क्या करना है, फिट कर लेना है। ठीक है, अच्छे से हाईलाइट करके आपको लिख के रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे एमसीक्यू के। तो चूंकि बस सिलेबस देखिए, सिलेबस देखेंगे चीजें बहुत बेहतर तरीके से हो जाएंगी। अब आता है लुक एट कैरी जनरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉब्लम विद द रिपल कैरी एडर, यहाँ पे कह रहा है कि इन रिपल कैरी एडर ईच स्टेज मस्ट वेट फॉर द प्रीवियस कैरी और कैरी टू प्रोपोगेट, यानी हर एक स्टेज जो है वो वेट करता है प्रीवियस स्टेज के कंप्लीट होने के। ठीक है, और जो डी है वो इंक्रीज होता है विद द नंबर ऑफ बिट्स, यानी जो नंबर ऑफ बिट्स है उसके अकॉर्डिंग, और ये स्लो एडिशन होता है। आइडिया की बात करें तो ये लुक अहेड कैरी यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर ईच कैरी और ट्रू रिपल, यानी अगर हम वेट करें हर एक कैरी के रिपल के, तो जो आपका सर्किट होगा वो प्री कैलकुलेट होगा, जो कैरी करेगा पैरेलली यूजिंग द बुलियन एक्सप्रेशन। कैरी इक्वेशन दिया गया फॉर द इनपुट ए बी एंड सी इन, तो हर एक बिट पोजिशन में जो जनरेटेड जी आई है वो ए आई और डॉट बी आई होगा। ठीक है, यानी कैरी इज जनरेटेड व्हेन बोथ इनपुट आर वन, यानी दोनों इनपुट जब वन होंगे तब। आप प्रोपोगेटेड पी आई की बात करें तो ए आई एन एक्सॉर आपका होगा बी आई, तो ये प्रोपोगेट होगा जब कम से कम एक इनपुट वन हो, और यहाँ पे उसके सामने C1 C2 C3 आपके सामने दिया हुआ। एडवांटेज है कि ये कैरी करता है कैलकुलेट करने के लिए साइमल्टेनियसली, यानी मच फास्टर देन द रिपल एंड द कैरी एडर, और ये यूज होता है हाई स्पीड प्रोसेसर के अंदर। बीसीडी एडर की बात करें जिसे हम लोग बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंटेट करता है डेसिमल डिजिट्स को फ्रॉम 0 to 9 ऑफ 4 बिट बाइनरी, जैसे आपका 9 का 4 बिट बाइनरी क्या होगा 100 इन बीसीडी। ओके, तो प्रॉब्लम आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हेन 2 बीसीडी डिजिट्स आर एडेड, यानी जब हम 2 बीसीडी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट होंगे वो एक्सपेक्ट होंगे एग्जिस्ट होंगे 1001, यानी 9 इन डेसिमल के अकॉर्डिंग। यदि आपका रिजल्ट लेस देन इक्वल टू 1001 होता है तो ये वैलिड बीसीडी होगा, अगर ग्रेटर देन 1001 होता है तो ये इनवैलिड होगा। तो इसको हमें वैलिड करने के लिए इसको करेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। बीसीडी एडिशन प्रोसेस की बात करें तो ऐड करेंगे 2 बीसीडी डिजिट्स को यूजिंग द 4 बिट बाइनरी एडर। यदि सम आपका लेस देन इक्वल टू 1009 होता है तो नो कैरी, रिजल्ट आपका वैलिड होगा। अगर आपका सम ग्रेटर देन 1001 होता है तो और कैरी जनरेटेड, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 0110 को 6 इन बाइनरी में करेक्ट करने के लिए। देन सेकंड में हम कैरी करेंगे फ्रॉम दिस करेक्शन गोज टू द नेक्स्ट डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे एग्जांपल आपके दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी दिया गया है कि ये यूज करेगा एक 4 बिट बाइनरी एडर को, अ करेक्शन सर्किट जो चेक करेगा इफ सम लेस देन 9, सम आपका ग्रेटर देन 9 होगा तो कैरी आपका 1 होगा। ठीक है, और अनदर ऐड करेगा 0110 को जब जरूरत पड़ेगी तब। अब यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल एडिशन आता है, तो सीरीज का एडिशन का जो कॉम्बिनेशन है आपके सामने दिया हुआ है कंसेप्ट, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिपल, दैट मीन्स कैरी एडर। एंड मल्टी बिट बाइनरी एडिशन इज डन यूजिंग द कनेक्टिंग द फुल एडर इन सीरीज, यानी जो मल्टी बिट बाइनरी एडिशन है वो डन होगा बाय द कनेक्टिंग ऑफ द फुल एडर इन सीरीज, एंड जो कैरी आउट होगा फ्रॉम वन स्टेज बिकम द कैरी आउट इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। ओके, वर्किंग की बात करें तो ये स्टार्ट करेगा विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी एलएसबी के अकॉर्डिंग, और ये ऐड करेगा a0 को b0 को प्लस c इन को, एंड दैट प्रोड्यूसेस द सम 0 एंड सम कैरी 0। ओके, और कैरी 0 इनपुट होगा टू द नेक्स्ट स्टेज, और ये कंटिन्यू करेगा जब तक आपका सिग्निफिकेंट बिट नहीं मिल जाता, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपके सामने दिए गए हैं। पैरेलल एडिशन भी दिया गया है, क्या है कि इंस्टेंट ऑफ वेटिंग फॉर कैरीज टू रिपल, यानी जब हम वेट करेंगे कैरीज करने के लिए रिपल को, तो कैरीज जो होंगे वो कैलकुलेट होंगे पैरेलली यूजिंग द जनरेटेड जी आई एंड द पी आई फंक्शन, और ये जो आपका है वो बेसिस है लुक एट कैरी जनरेटर का। ठीक है, इसका वर्किंग दिया हुआ है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए गए हैं। अगला हमारा आता है मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर एक प्रकार का क्या होता है, डेटा सेलेक्टर होता है। यहाँ पे कह रहा है कि इट सेलेक्ट वन इनपुट फ्रॉम द मल्टीपल डेटा इनपुट एंड फॉरवर्ड टू द सिंगल आउटपुट, यानी ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है एक इनपुट को फ्रॉम द मल्टीपल इनपुट एंड फॉरवर्ड करता है सिंगल आउटपुट को जो बेस्ड होता है सिलेक्शन लाइन पे। तो यहाँ पे आपका 8 to 1 आपका जो
मल्टीप्लेक्सर वो आता है 8 इनपुट 1 आउटपुट एंड 3 सेलेक्टेड लाइन। ठीक है, आपके सामने ये चीजें दी गई हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम आप बना सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लॉक डायग्राम तो एग्जामिनेशन में थोड़ी आएगा, तो चीजों को थोड़ा सा देख लेना है। यूजर्स की बात करें तो ये इंप्लीमेंट करता है बुलियन फंक्शन को। डेटा राउटिंग जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि आपके सामने दिया हुआ है। डीमल्टीप्लेक्सर जिसे हम लोग डिम जो आपका डी म्यूक्स है उससे हम डिनोट करते हैं। तो ये एक प्रकार का डीमल्टीप्लेक्सर जो है एक प्रकार का डेटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और ये कह रहा है कि इट टेक्स वन इनपुट एंड राउट इट टू वन ऑफ मेनी आउटपुट। ओके, यानी ये क्या करता है, एक इनपुट को लेता है और उसको क्या करता है, जो भी आपकी चीजें होती हैं उनको रिपील करता है अनदर आउटपुट सेक्शन में। ओके, आपके सामने इसकी चीजें दी गई हैं। ट्रूथ टेबल आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इक्वेशन आपका दिया हुआ है 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का, y0 का, y1 का, y2 का, y3 का। यूजर्स कहाँ यूज होते हैं, तो ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूज होता है, वन टू मेनी कम्युनिकेशन के अंदर यूज होता है, और मेमोरी एड्रेसिंग डिकोडिंग के अंदर यूज होता है। अब फीचर्स दिए गए हैं, डिफरेंस बिटवीन द मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, आपको इसको देख लेना है। इससे बहुत सारी चीजें जल्दी याद हो जाएंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब यहाँ पे आता है इंकोडर डिकोडर। तो इंकोडर एक प्रकार का कम्बिनेशन सर्किट है जो कन्वर्ट करता है दो इनपुट लाइन को एक एन इनपुट लाइन में, आउटपुट लाइन में सॉरी, यानी 2 का पावर एन इनपुट होंगे, यानी इनपुट की संख्या ज्यादा होगी, आउटपुट केवल 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इट इनकोड द एक्टिव इनपुट विच इज 1 इनटू द बाइनरी कोड। एग्जांपल आपका 8 to 3 है, 3 इनपुट 3 आउटपुट। आपके सामने पूरा फॉर्मेशन इसका दिया हुआ है। इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट यहाँ पे दिए गए हैं, बुलियन एक्सप्रेशन लिमिटेशंस दिए गए हैं कि ओनली वन इनपुट शुड बी एक्टिव एट अ टाइम, यानी केवल एक समय पे एक ही इनपुट एक्टिव होगा, और यदि आपका मल्टीपल इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट क्या होगा, एम्बिगुअस होगा, और ये फिक्स करेगा इसको, तो पार्टी इंकोडर जो होगा यूज किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिकोडर आता है। डिकोडर भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कन्वर्ट करता है इनपुट लाइन को 2 का पावर एन आउटपुट लाइन में, और ये डिकोड करता है किसको, बाइनरी इनपुट को इनटू द वन हॉट आउटपुट में। ठीक है, एंड एग्जांपल आपका 3 to 8 दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ का डिफरेंस भी आपके सामने है, डिफरेंस भी मेंशन किया गया है। डिफरेंस को भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। एप्लीकेशन है, मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग के अंदर यूज होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग इन सीपीयू के अंदर यूज होता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर के अंदर इसका यूज करते हैं। ठीक है, इंकोडर डिकोडर आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसके फॉर्मेशन डिफरेंस को देख सकते हैं, चीजें जल्दी याद होंगी। अब हमारा आता है अर्थमेटिक सर्किट। तो अर्थमेटिक सर्किट एक प्रकार का कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन को, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन चीज के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका हाफ एडर आता है, तो इसके लिए जो सम का फॉर्मूला है, कैरी का फॉर्मूला है, ये बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज वाला सेक्शन है, जो फॉर्मूलाज का सेक्शन आपको पता होना चाहिए और रिजल्ट आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, फुल एडर की बात करें तो सम में आपका ये फॉर्मूला होता है, कैरी में ये, सब्सट्रैक्टर की बात करें तो डिफरेंस में ये होता है, बोरो में ये, फुल सब्सट्रैक्टर के डिफरेंस में ये, बोरो में ये। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल एडर सब्सट्रैक्टर का भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है एलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये आपका जो है एक प्रकार का सेंट्रल कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है सीपीयू के अंदर। ये परफॉर्म करता है दोनों चीज को, अर्थमेटिक ऑपरेशन को भी और लॉजिक ऑपरेशन को भी, यानी एंड और नॉट जो भी आपके ऑपरेशन है उनको भी परफॉर्म करेगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इन चीजों को भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, ओके, ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है एक। अब यहाँ पे वर्किंग है, वर्किंग भी दिया गया है, इनपुट कंट्रोल सिग्नल वो भी चीजें दी गई हैं, और यहाँ पे फ्लैग दिया गया है जो कि इनसाइड दैट, और यहाँ पे एक और जो डायग्राम है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से इसको एक बार देख लेना है, चीजें जल्दी याद होंगी। क्विक कंपैरिजन है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल सर्किट का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कोप क्या है, एग्जांपल्स, इनपुट, एप्लीकेशन, ये चीजें दी गई हैं। थर्ड यूनिट की तरफ हम मूव कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सीक्वेंशियल लॉजिक्स को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपके सामने मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल लॉजिक की बात करें एंड फ्लिप फ्लॉप की बात करें, तो सीक्वेंशियल लॉजिक क्या होता है, तो इन कॉम्बिनेशन लॉजिक द आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट आउटपुट, यानी जो आपका कॉम्बिनेशन लॉजिक होता है उसके अंदर जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है केवल और केवल प्रेजेंट इनपुट पे ही। लेकिन सीक्वेंशियल लॉजिक में जो होता है वो आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट प्लस जो आपका प्रेजेंट हिस्ट्री होता है मेमोरी का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, memory element like flip flop and latches are used to store information. What is flip flop? तो flip flop एक प्रकार का बाइस्टेबल मल्टीबाइप्रेटर होता है जिसके पास दो स्टेट्स होते हैं। पहला होता है 0 लो के लिए, 1 हाई के लिए। ये स्टोर कर सकता है किसको, एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को। फ्लिप फ्लॉप जो होंगे वो एज ट्रिगर्ड डिवाइस होंगे, यानी दे चेंज स्टे ओनली ऑन द क्लॉक पल्स एजेस। और बेसिक एलिमेंट जो रजिस्टर्स की बात करें, काउंटर्स की बात करें, मेमोरी यूनिट्स की बात करें, वो यूज होंगे यहाँ पे। टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप की बात करें, एसआर फ्लिप फ्लॉप, SR स्टैंड फॉर द सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप। सेट इनपुट के लिए, आर रीसेट के लिए, इनपुट के लिए एस और आर होता है, और आउटपुट के लिए क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है, Q1 क्यू कॉम्प्लीमेंट, और इसके पूरे कंडीशन ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप ये आपका इंप्रूव वर्जन होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, यानी एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो भी कमियां हैं उस कमियों को दूर करने के लिए हम इस फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं।
तो इनपुट इसके अंदर जेके फ्लिप फ्लॉप होगा, तो जेके का फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे दिया हुआ है और इसके जो इनपुट है यहाँ पे दिए गए हैं। डी आपका आता है डिले और इनपुट, जो ओनली 1 बिट जो आपका इनपुट होता है डी को कैरी करता है, ये एलिमिनेट करता है इनवैलिड केस को। जो एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर इनवैलिड केस आता है ना, उसको ये क्या करता है, निकालता है। तो यहाँ पे D0110, ठीक है, क्यू नेक्स्ट। टॉगल, ये इम्प्रूव्ड जो है वो वर्जन होता है जेके फ्लिप फ्लॉप का, क्योंकि जब टॉगल जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 यानी रेस अराउंड कंडीशन जब बनता है तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। समरी, जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप आपका बेसिक बट हैज इनवैलिड स्टेट। जेके फ्लिप फ्लॉप यूनिवर्सल होता है, टॉगल मेड पॉसिबल। डी फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स इनपुट डायरेक्टली, टॉगल टॉगल आउटपुट यूजफुल इन काउंटर। फ्लिप फ्लॉप डी की बात करें तो ये आपका एक फ्लिप फ्लॉप होता है, टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जिसके पास केवल 1 इनपुट होते हैं और क्लॉक सिग्नल होता है, और इसको हम लोग डेटा फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, क्योंकि जो आपका आउटपुट होता है वो सिंप्लीफाई होता है बाय द सिंपली फॉलो द इनपुट एट द ट्रिगर्ड एज ऑफ द क्लॉक, ओके। और ये रिमूव करता है इनवैलिड कंडीशन को जो प्रेजेंट होते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। सिंबल्स इसके दिए गए हैं, वर्किंग जो प्रिंसिपल से दिए गए हैं। ट्रुथ टेबल आपके सामने दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया गया है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, डेटा स्टोरेज के अंदर, रजिस्टर के अंदर, काउंटर के अंदर, बफरिंग डेटा के अंदर, मेमोरी डिवाइसेस के अंदर यूज करते हैं। अभी हमें हमारा आता है टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप फॉर द टॉगल फ्लिप फ्लॉप, ये एक प्रकार का मॉडिफाइड वर्जन होता है जेके फ्लिप फ्लॉप का, जहाँ पे जे इक्वल टू के इक्वल टू क्या होता है, टी के इक्वल यानी 1 के इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैम्पल वर्किंग प्रोसेस एंड यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिए गए हैं, जो कि आपको देखना होगा, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पूछ दिए जाते हैं। तो बी वेरी प्रिपेयर, हमें हर हिसाब से क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है, ओके। उसके बाद हमारे एप्लीकेशन यहाँ पे आपके सामने मेंशन किए गए हैं, काउंटर के अंदर, फ्रीक्वेंसी डिसीजन के अंदर, और टॉगल करने के लिए ऑपरेशन को इसका हम यूज करते हैं, बाइनरी एडिशन कंट्रोल सर्किट के अंदर इसका यूज करते हैं। अगला हमारा क्या आता है, सेट एंड रिसेट फ्लिप फ्लॉप। ये आपका दिया हुआ है, सेट एंड रिसेट आपके सामने पूरा कंडीशन इसका दिया हुआ है, वर्किंग दिया हुआ है कि अगर एस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 होगा तो क्यू इज सेट टू 1, ये आपका कंडीशन होगा तो ये 0 के इक्वल होगा, ये होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा, यदि 1 होगा तो इनवैलिड कंडीशन होगा। यहाँ पे उसका ट्रुथ टेबल दिया गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है, लिमिटेशन दिया गया है, क्या क्या इसके अंदर बाधाएं रहेंगी, लिमिटेशन रहेगा। एप्लीकेशन, सिंपल डेटा स्टोरेज के अंदर इसका यूज होता है, बेसिक मेमोरी यूनिट के अंदर यूज होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अदर फ्लिप फ्लॉप के अंदर इसका यूज होता है, और ये कंट्रोल करता है सर्किट को सेट एंड रिसेट एक्शन के रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग। हमारा आता है जेके मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। तो जेके मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का मॉडिफाइड जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, जो डिजाइन करता है रिमूव करने के लिए प्रॉब्लम को, जो कि रेस अराउंड कंडीशंस में आते हैं। जब जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 आता है, रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए हम जेके मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। ये बिल्ट होता है यूजिंग द जेके टू जेके फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड इन सीरीज, यानी जब हम दो जेके फ्लिप फ्लॉप को सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो इसके द्वारा ये बनता है मास्टर एंड स्लेव, ठीक है। ये आपका एज ट्रिगर्ड होता है, यानी मास्टर इज एक्टिव व्हेन क्लॉक हाई, मास्टर इज स्लेव व्हेन क्लॉक लो, ओके। ब्लॉक डायग्राम आपको बना लेना है, वर्किंग प्रिंसिपल देख सकते हैं, जब क्लॉक आपका 1 होगा तो हाई होगा, 0 होगा तो लो होगा, और इसके कंडीशंस दिए गए हैं। ट्रूथ टेबल आपके सामने है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है, जे क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू, ओके। एडवांटेज है, ये रिमूव करता है रेस अराउंड कंडीशन को, आउटपुट चेंज होगा ओनली 1 पर क्लॉक एंड कैन बी यूज रियलेबली एंड इन सिंक्रोनस सर्किट। एप्लीकेशन, काउंटर के अंदर, शिफ्ट रजिस्टर के अंदर, फ्रीक्वेंसी डिसीजन के अंदर, डिवीजन के अंदर एंड कंट्रोल सर्किट के अंदर। अब यहाँ पे रेस अराउंड कंडीशन दिया हुआ है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, वही अपग्रेडेड वर्जन में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये कब हैपनिंग होता है, जब जेके फ्लिप फ्लॉप में आपका जे और के का वैल्यू बनाता है तब बनता है ये, ठीक है। तो ये क्लॉक पल्स होगा विद द हाई एंड द लॉन्ग टर्म्स, ओके। सिचुएशंस इसके दिए गए हैं, व्हाई डज रेसिंग अकर, क्यों अकर होता है, तो जब फ्लिप फ्लॉप फीडबैक देता है तब यहाँ पे उसका कंडीशन दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन इसका दिया हुआ है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रॉब्लम कॉज कौन कौन से आते हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल फाइनल स्टेट बन जाते हैं, एरर इन काउंटर रजिस्टर, सिंक्रोनस सर्किट, मेक सर्किट अनरिलिएबल, किस तरीके से हटा सकते हैं इसको, रिड्यूस करेंगे हम लोग क्लॉक पल्स को के विड्थ को, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप करेंगे, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप करेंगे, ये चीजें। एज एंड लेवल ट्रिगर्ड सर्किट आपके सामने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया गया कि इन लेवल ट्रिगर सर्किट द आउटपुट चेंजेस एज लॉन्ग एज द क्लॉक सिग्नल रिमेन्स एट द पार्टिकुलर लेवल, यानी जो आपका आउटपुट है वो चेंज होगा जब सिग्नल रिमेल पार्टिकुलर हो जाएगा, यानी हाई और लो हो जाएगा। एग्जांपल आपका एस आर लैच एंड डी लैच है। वर्किंग की बात करें, कह रहा है कि इफ द सर्किट इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड, यानी जब आपका सर्किट पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड होता है तो ये रिस्पॉन्ड करता है विद द क्लॉक 1 के अकॉर्डिंग। यदि आपका सर्किट नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड परफॉर्म करता है तो ये रिस्पॉन्ड करता है विद द क्लॉक 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम उसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं। एज ट्रिगर्ड की बात करें तो एज ट्रिगर्ड सर्किट के अंदर जो आउटपुट होगा चेंज होगा ओनली एट द इंस्टेंट ऑफ अ क्लॉक एज, यानी क्लॉक एज के इंस्टेंट पे, राइजिंग अप ट्रांजिशन 0 फ्रॉम 0 to 1 एंड फॉलिंग फ्रॉम 1 to 0। वर्किंग दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है।
डिफरेंस भी है, आप इसको भी देख सकते हैं। अब हमारा आता है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है शिफ्ट रजिस्टर, देखिए। शिफ्ट रजिस्टर एक प्रकार का सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता है जो बनता है फ्लिप फ्लॉप से, जो कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, और ये स्टोर करते हैं शिफ्ट एंड बाइनरी डेटा को। हर एक फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है एक बिट को, सो एन बिट शिफ्ट रजिस्टर कैन स्टोर एन बिट डेटा, यानी एन बिट शिफ्ट रजिस्टर जो है वो एन बिट जो डेटा है उसको स्टोर करेगा। डेटा क्या होगा, शिफ्टेड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, हर एक क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग। बेसिक ऑपरेशन है सीरियल इन सीरियल आउट ऑपरेशन, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो यहाँ पे उसके पूरे कंडीशंस दिए गए हैं, चारों कंडीशंस आप देख सकते हैं, ओके। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है, ये आपका काफी वर्सेटाइल होता है और ये अप्रूव होता है सारे मोड में। ये चारों मोड है उसमें, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, काउंटर करने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर सिग्नल्स को प्रोसेसिंग करने के लिए, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर के अंदर ये यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर। तो व्हाट इज काउंटर हम पहले जान लेते हैं। तो काउंटर एक प्रकार का सीक्वेंशियल सर्किट होता है जो होल्ड करता है क्लॉक के पल्सेस को, यानी क्लॉक के पल्स को क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है, और ये बनता है यूजिंग द फ्लिप फ्लॉप जो कनेक्ट होते हैं सीक्वेंस में। काउंटर कैन बी अप काउंटर, यानी ये अप काउंटर होता है 0 1 2 3 इस तरीके के, एंड डाउन काउंटर होता है 2 1 0 इस तरीके से। जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होंगे जो यूज होंगे वो इक्वल होगा डिटरमाइंड मॉड्यूलस काउंटर के, ठीक है। 3 फ्लिप फ्लॉप तो मोड 8 काउंटर यानी 0 to 7। असिंक्रोनस काउंटर एक प्रकार का जो है फास्ट फ्लिप फ्लॉप है जो क्लॉक होता है बाय द एक्सटर्नल क्लॉक, लेकिन जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसके अंदर वो क्लॉक हो गए बाय द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, यानी पिछले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के अकॉर्डिंग। ये क्रिएट होगा एक द रिपल इफेक्ट के अकॉर्डिंग, जो क्या कहलाएगा, रिपल काउंटर कहलाएगा। इसके फीचर्स दिए गए हैं, इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। सिंक्रोनस काउंटर जो है इसके अंदर जो क्लॉक होगा वो अप्लाई होगा साइमल्टेनियसली टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप। ऑल फ्लिप फ्लॉप जो होंगे वो ट्रिगर्ड होंगे एट द सेम टाइम, यानी कोई भी रिपल डिले नहीं होगा। फीचर्स की बात करें तो फास्टर होता है सिंक्रोनस काउंटर के, मेमोरी कॉम्प्लेक्स होता है, आउटपुट चेंज साइमल्टेनियसली इसके अंदर होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल दिए गए हैं। अब यहाँ पे इसके कंपैरिजन है सिंक्रोनस सिंक्रोनस काउंटर का एप्लीकेशन देख सकते हैं। डिजिटल क्लॉक के अंदर इसका यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर्स के अंदर, इवेंट काउंटिंग के अंदर, टाइमर्स कंट्रोल सर्किट के अंदर इसका हम यूज करते हैं, ओके। अब यहाँ पे आपका आता है सेमीकंडक्टर मेमोरीज क्या होती है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज डिजिटल स्टोरेज के अंदर डिवाइस होते हैं जो मेड होते हैं किसके द्वारा, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के द्वारा, जैसे कि आपका फ्लिप फ्लॉप, मोसेप्ट, ये चीजें उसके अंदर ऐड होती हैं जिसके अंदर डिजिटल जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनको बनाया जाता है, ठीक है। ये स्टोर करता है बाइनरी डेटा को 0 और 1 को, और ये वाइडली यूज होते हैं कंप्यूटर के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर और एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, ठीक है। मेमोरी सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन एरे, यानी इसके अंदर जो मेमोरी सोल्स हैं, सेल्स हैं, उनको एरे में ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसके अंदर एक प्रॉपर रो और कॉलम होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें सेमीकंडक्टर मेमोरीज की, तो ये बेस्ड ऑन द डेटा रिटेंशन, डेटा के रिटेंशन के आधार पे जो सेमीकंडक्टर है, सबसे पहले आपका आता है वोलेटाइल मेमोरी, यानी ये स्टोर करता है डेटा को केवल जब पावर ऑन होता है तब। ये लॉस करता है डेटा को जब पावर ऑफ हो जाता है तब, जैसे रैम हो गया आपका, पावर ऑफ होगा बंद हो जाएगा, ये इसके अंदर SRM DRM आता है। नॉन वोलेटाइल ये डेटा को पावर ऑफ होने के बाद भी स्टोर करके रखता है, जैसे कि रोम हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, EPROM हो गया, ओके। ये डबल EPROM। अब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के आधार पे, तो ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रीड एंड राइट करता है डेटा को, ये चेंज हो सकता है, वोलेटाइल होता है। टाइप की बात करें SRM DRM, ये आपका परमानेंटली स्टोर करता है। नॉन वोलेटाइल होता है, वेरिएंट होता है, यानी अगर एग्जामिनेशन में आ गया कि रैम वोलेटाइल होता है कि रोम, तो आपको क्या कहना होगा, रोम कहना होगा, जो कि नॉन वोलेटाइल होता है। अब यहाँ पे बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे आपका सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, यानी यहाँ पे डेटा जो है वो सीक्वेंस में होंगे, जैसे मैग्नेटिक टैप हो गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी, डेटा एक्सेस होंगे डायरेक्टली फ्रॉम द एनियल इक्वेशन। हायरार्की ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी, जैसे रजिस्टर, उसके बाद कैश, उसके बाद मेन मेमोरी, फिर स्टोरेज, यानी सबसे पहले रजिस्टर आता है, फिर कैश आता है, फिर मेन मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। रजिस्टर काफी फास्टेस्ट होते हैं जो कि CPU के इंसर्ट होते हैं। कैश आपका स्मॉल होता है और काफी ज्यादा क्या होता है, फास्टेस्ट होता है बिटवीन द CPU एंड द रैम। एंड रैम आपका मेन वर्किंग मेमोरी होता है कंप्यूटर का, और रोम और फ्लैश जो होता है वो स्टोर करता है फार्मवेयर को और बूट प्रोग्राम्स को। कहाँ का यूज होता है, तो रैम बताया गया है कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर। ये आपका जो आपका बायोस इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उनके ये यूज होता है। कैश मेमोरी के अंदर यूज होता है, मेन मेमोरी के अंदर। USB ड्राइव्स जो आपके होते हैं, SSD मेमोरी कार्ड्स, उनके अंदर फ्लैश का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन टू ICs और 2716 2732, और उसके एड्रेसिंग जो डिकोडिंग है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, चीज़ों को हम लोग जल्दी रैप अप करने की कोशिश करेंगे। एड्रेसिंग बताया गया क्या होता है, ठीक है। टाइप ऑफ एड्रेसिंग, फुल डिकोडिंग हो गया, सॉरी एड्रेस डिकोडिंग,
उसके बाद आपका पार्शियल डिकोडिंग हो गया। इसके एग्जांपल्स जो है आपके सामने दिए गए हैं। इसके लिए कितने एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी ये दी गई है। अब यहाँ पे कुछ मेमोरी ट्रेंड्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर मेमोरीज के अंदर जैसे DRAM फ्लैश रैम के अंदर दी गई हैं। आप यहाँ पे इसके मेमोरी ट्रेंड्स को देख सकते हैं। ये स्टोर करता है हर एक बिट को एज ए चार्ज इन कैपेसिटर, और इसके जो फॉर्मेशन है दिए गए हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। स्टैटिक रैम है, DRAM है, उसके बाद एक NV रैम आता है, नॉन वोलेटाइल रैम, फी रैम आता है, फेरो इलेक्ट्रिक रैम, ठीक है। एम रैम आता है जो आपका मैग्नेटो आपका रेजिस्टिव रैम आता है, वो 3D मेमोरीज यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे मेमोरी का टाइप दिया गया है, बताया गया कि यह वोलेटाइल है कि नहीं, स्पीड इसका क्या है, कॉस्ट क्या है, यूजेस क्या है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है जिससे कि आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कि डिजाइनिंग विथ रोम एंड PLA यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक। जो ऐप का एरे होता है वो होता है। तो ये किससे बनता है, तो ये आपका इनपुट आउटपुट यानी एड्रेस लाइन डेटा लाइन्स के मिलने से ये स्टोर करता है ट्रूथ टेबल्स को ऑफ अ लॉजिक फंक्शन, और ये बाय द प्रोग्रामिंग रोम वी कैन इम्प्लीमेंट एनी कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने दी गई है, एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका दिया हुआ है। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे ये कंसिस्ट करता है प्रोग्रामेबल एंड गेट को जो फॉलो होते हैं प्रोग्रामेबल ऑर गेट के द्वारा, ठीक है। और ये यूज होता है इंप्लीमेंट करने के लिए कॉम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शंस को जो डायरेक्टली किसके अकॉर्डिंग होते हैं, SOP के इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दी गई हैं, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और डिफरेंस दिया गया है रोम एंड PLA के, तो इनको भी आप देख लेंगे, चीजें जल्दी याद होंगी, ओके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 में आपका ये टॉपिक है, ये टॉपिक को हम लोग यूनिट नंबर 4 के अंदर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 4 आपका है एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये आपका क्या होता है, तो ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को जो कि आपका कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, जैसे कि साउंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, वोल्टेज हो गया, इनको किसमें, डिजिटल सिग्नल में यानी 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। ये नीडेड होता है क्यों, क्योंकि जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है ये, ओके। तो यहाँ पे आपके सामने वो चीजें दी गई हैं। तो ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, जैसे कि मैंने बताया। इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि जो कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल सिस्टम्स होते हैं वो केवल प्रोसेस करते हैं डिजिटल डेटा को, इसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है जिससे कि चीजें कन्वर्ट हो पाए। एप्लीकेशन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यूज होता है। डिजिटल जो आपका ऑक्सिलोस्कोप्स होते हैं उनके अंदर यूज होता है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसका यूज होता है। जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके अंदर इसका यूज होता है। जो आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है उसका यूज यहाँ तो कहाँ पे होता है, तो ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को यानी बाइनरी कोड को किसमें, एनालॉग सिग्नल में, यानी कंटिन्यूअस वोल्टेज एंड करंट फॉर्म में। ये रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, प्रोड्यूस करने के लिए रियल वर्ल्ड आउटपुट को फ्रॉम द डिजिटल सिस्टम। जैसे ऑडियो वीडियो हो गया तो इसको हमें रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करके दे रहा है ना, कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, डेटा कम्युनिकेशन हो गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस में काम कर रही हैं। टाइप ऑफ की बात करें तो आपका फ्लैश DAC होता है जो यूज होता है मल्टीपल कंपैरेटर के द्वारा। ये वेरी फास्ट होता है लेकिन ये रिक्वायर करता है काफी ज्यादा कंपोनेंट को। ये यूज होता है हाई स्पीड एप्लीकेशन जस्ट लाइक रडार एंड वीडियो के लिए। जो आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ADC होता है वो यूज होता है, यूजेज कैपेसिटर एंड रजिस्टर टू अप्रोक्सीमेट द इनपुट स्टेप बाय स्टेप, यानी इसके अंदर जो इनपुट होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर किए जाते हैं। इसका स्पीड मॉडरेट होता है और ये इसका जो एक्यूरेसी होता है काफी अच्छा होता है। ये कॉमन होता है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। ड्यूअल स्लोप की बात करें तो ये इंटीग्रेट करता है इनपुट सिग्नल को ओवर द टाइम एंड ये मेजर करता है डिस्चार्ज चार्ज को, ठीक है। हाई एक्यूरेसी लेकिन ये स्लो होता है। ये यूज होता है मेडिकल जो आपका डिजिटल मल्टी मीटर होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा सिग्मा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है दूसरा आपका है सिग्मा डेल्टा। तो ये ओवर सैंपल्स होते हैं इनपुट के और ये यूज करता है डिजिटल फिल्टरिंग को। हाई रेजोल्यूशन इसकी होती है, स्पीड लो होता है। ये यूज होता है ऑडियो जो आपका ऑडियो प्रोसेसिंग होता है इसके अंदर। काउंटर टाइप की बात करें तो ये यूज करता है एक अप काउंटर को और DAC को फॉर द कंपैरिजन। ये सिंपल होता है लेकिन स्लो होता है। अब यहाँ पे अगला हमारा है डिजिटल टू एनालॉग। तो ये आपका वेटेड DAC होता है जो यूजेस द रजिस्टर विद द वैल्यू वेटेड एज पर द बाइनरी बिट R 2R 4R, इस तरीके की चीज़ें के लिए। एंड ये सिंपल होता है लेकिन ये रिक्वायर करता है प्रिसीजन रजिस्टर को। उसके बाद आपका R2R लैडर DAC आता है जो यूज होता है केवल 2 रजिस्टर वैल्यूज में, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड वाइडली यूज होते हैं। बाइनरी करंट स्ट्रेटिंग की बात करें तो वो आपका ये यूज करता है करंट सोर्सेस को जो कंट्रोल होते हैं बाय द बाइनरी इनपुट। ये हाई स्पीड कैरी करता है। सिग्मा डेल्टा की बात करें ये वर्क होते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवर सैम्पलिंग एंड नॉइज सैम्पलिंग, ओके। ये यूज होता है ऑडियो के एप्लीकेशन के लिए। सैंपल एंड होल्ड की बात करें तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट जो है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो सैंपल यानी टेक करता है एक स्नैपशॉट को ऑफ अ कंटिन्यूअसली वेरिंग एनालॉग सिग्नल एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड देन होल्ड यानी उसको होल्ड करता है। और जो वैल्यू होते हैं सर्टन पीरियड के वो क्या होते हैं, वो प्रोसीड होते हैं, ठीक है। आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, तो जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कंटिन्यूअस और चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग।
और जो आपका डीएससी होता है, एडीसी होता है, वो रिक्वायर करता है स्टेबल इनपुट वोल्टेज को जब हम कन्वर्ट करते हैं एनालॉग को डिजिटल में, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द इनपुट कीप्स चेंजिंग ड्यूरिंग द कन्वर्जन एरर अकर, यानी जब आपका इनपुट चेंज होगा कन्वर्जन के दौरान तो जो एरर होगा वो क्या होगा, मिलेगा। लेकिन जो आपका सिंपल एंड होल्ड सर्किट है वो प्लेस्ड होंगे कब, बिफोर द एडीसी टू रिफ्रीज द सिग्नल एट वन वैल्यू ड्यूरिंग द कन्वर्सन, ओके, कन्वर्जन सॉरी। बेसिक कंपोनेंट है आपका स्विच है जो कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट इनपुट होता है, कैपेसिटर जो स्टोर करता है एनालॉग वोल्टेज को, ओपी आपका एम्पियर बफर है जो प्रिवेंट करता है कैपेसिटर को डिस्चार्ज एंड प्रोवाइड करता है आइसोलेशन को। वर्किंग की बात करें, सैम्पलिंग मोड जो कि आपका स्विच ऑन होता है तो जो कैपेसिटर है वो चार्ज करते हैं इनपुट एनालॉग वोल्टेज को, सर्किट है जो फ्लो करता है इनपुट सिग्नल को, ठीक है। होल्ड मोड की बात करें, स्विच ऑफ होगा यानी जो कैपेसिटर होंगे वो डिसकनेक्टेड होंगे फ्रॉम द इनपुट, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वो हेल्ड करेगा कांस्टेंट को, आपका बफर जो होगा वो प्रोवाइड करेगा एज ए आउटपुट को। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं दिए गए हैं, एक डायग्राम है आप इसको देखिएगा। एप्लीकेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम, डाटा एक्विजिशन एंड सैंपल डाटा कंट्रोल के सिस्टम के अंदर। वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, जो वोल्टेज की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। तो ये आपका जो है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग वोल्टेज इनपुट को फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल में, और जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट वोल्टेज के, ठीक है। बेसिक वर्किंग इसका दिया हुआ है, कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज है, इसका भी पूरा फॉर्मेशन है, इसके इक्वेशन है, एप्लीकेशन दिए गए हैं, आपको इसको देख लेना, अच्छी तरीके से लिख लेना है। डिफरेंस दिए गए हैं, डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपके सामने ये दी गई है। अब यहाँ पे हमारा है मल्टी वाइब्रेटर, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल, अस्टेबल एंड जो आपका स्कीमेटिक ट्रिगर है वो दिया है। तो मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो जनरेट करता है दो स्टेट को, हाई एंड लो को, जो वाइडली यूज होते हैं टाइमिंग, पल्स जनरेशन एंड स्विचिंग एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और ये बिल्ड होते हैं यूजिंग द ट्रांजिस्टर, ओपी एम्प एंड लॉजिक गेट, और ये मेनली तीन टाइप के होते हैं, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल, अस्टेबल, ठीक है। बाइस्टेबल के पास दो स्टेट्स होंगे, ये रिक्वायर करेगा एक्सटर्नल ट्रिगर को और इनपुट को टू स्विच बिटवीन स्टेट, और ये एक्ट करेगा एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट के अकॉर्डिंग। की पॉइंट है, इसको हम लोग लैच और फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कोई भी फ्री ऑक्सीलेशन नहीं होता, ये यूज होते हैं काउंटर रजिस्टर मेमोरी के अंदर। एग्जांपल्स इसके दिए गए हैं। मोनोस्टेबल की बात करें तो इसके पास एक स्टेबल स्टेट होगा और वन क्वासी स्टेबल स्टेट होगा। जब ये ट्रिगर्ड होगा तो ये टेम्पररी स्विच होगा टू द अनस्टेबल स्टेट और देन रिटर्न करेगा स्टेबल स्टेट को ऑटोमेटिकली। की पॉइंट की बात करें, ये प्रोड्यूस करता है सिंगल पल्स को फिक्स्ड वेट के अकॉर्डिंग, पल्स विड्थ डिटरमाइंड होंगे बाय द आरसी कंपोनेंट, और ये यूज होते हैं पल्स जनरेशन, टाइमर एंड सिंक्रोनाइजेशन के अंदर, जैसे इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा आपका आता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जो कि आपका फ्री राउंडिंग ऑक्सीलेटर होता है। इसके पास कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होगा, इसके पास केवल दो ही आपके क्वासी स्टेबल स्टेट्स होते हैं। ये कंटिन्यूअसली स्विच करता है बिटवीन द हाई एंड द लो विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर। ये जनरेट करता है कंटिन्यूअस स्क्वायर वेव को, पल्स ट्रेन को, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल बाय द आरसी कंपोनेंट। ये यूज होते हैं एज ए ऑक्सीलेटर, क्लॉक जनरेटर एंड फ्लैश लाइटिंग, और इसके एग्जांपल भी दिए गए हैं। ये एक प्रकार का टाइप ऑफ कंपैरेटर सर्किट होता है विद द पॉजिटिव फीडबैक। ये कन्वर्ट करता है नॉइजी और स्लोली वेरिंग एनालॉग सिग्नल को इनटू द क्लीन डिजिटल सिग्नल, प्रोवाइड करता है हाइड्रोसिस को, ये रिमूव करता है नॉइज को फ्रॉम द सिग्नल। ये यूज होता है वेव सैपिंग के अंदर, जो आपका डी बाउंसिंग स्विचेस होते हैं उसके अंदर, सिग्नल जो आपका कंडीशनिंग होता है इसके अंदर। ये यूज होता है टू बिल्ड द ओपी एम्प और लॉजिक गेट, और यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए गए हैं जो कि टाइप को अगर आप देख लेंगे तो चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। अगला हमारा है IC 555 एम्पलीफिकेशन। तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड द वर्सेटाइल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और ये यूज होता है टाइमर, ऑक्सीलेटर, पल्स जनरेटर, फ्लिप फ्लॉप एंड द वेव फॉर्म जनरेटर के लिए, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस होते हैं बाय द जो आपका एस्केजेनेटिक होता है इन 1972, इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, और इसके कुछ चीजें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिन जनरेशन 8 पिन होंगे, ग्राउंड, ट्रिगर, आउटपुट, रिसेट, कंट्रोल वोल्टेज, थ्रेशोल्ड, डिस्चार्ज, बीवीसी, ओके। ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं, अस्टेबल मोड, एप्लीकेशन आपके सामने है। मोनोस्टेबल, केवल एक ही स्टेबल स्टेट, ट्रिगर्ड, आउटपुट हाई होता है फिक्स टाइम के लिए जो रिटर्न करता है लो को, टाइम पीरियड डिटरमाइंड होगी बाय द आर एंड सी, पल्स जनरेशन, टाइमर, डिले सर्किट। बाय स्टेबल मोड, इसके पास दो स्टेबल स्टेट होंगे, आउटपुट चेंज होगा जब ट्रिगर्ड और रिसेट अप्लाई होगा तब। एप्लीकेशन दिए गए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइमर एप्लीकेशन, ऑक्सीलेटर एप्लीकेशन, पल्स एप्लीकेशन एंड अदर यूजर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। TTL, PMOS, CMOS एंड NMOS दिया गया है आप यहाँ सामने। तो ये आपका लॉजिक फैमिलीज के अंदर आता है। तो लॉजिक फैमिलीज एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो यूज होता है इंप्लीमेंट करने के लिए डिजिटल लॉजिक गेट को,
और ये डिफरेंट होते हैं इन स्प्रेड पावर कंजप्शन, कॉस्ट एंड नॉइज इम्यूनिटी। तो टीटीएल आपका ट्रांजिस्टर लॉजिक आता है, ये बिल्ट होते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के द्वारा। लॉजिक फंक्शंस इसके अंदर होते हैं जो बनते होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रांजिस्टर स्विचिंग। ये स्टैंडर्ड सप्लाई वोल्टेज +5 को कैरी करता है। फीचर्स की बात करें, इसका स्पीड 10 नैनोसेकंड से 50 नैनोसेकंड होता है। पावर कंजम्पशन हाइयर होता है देन कंपेयर टू द सीमोस। नॉइजी इम्यूनिटी की बात करें, मॉडरेट होता है। फैन आउट आपका बेहतर होता है। एप्लीकेशन अर्ली कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल सर्किट, स्टिल यूज्ड इन द सम इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल एंड द मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर यूज होता है। ठीक है। पीमोस आपका पी टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है जो पी चैनल मॉसफेट को यूज करता है। द मेश स्विचिंग डिवाइस, 0 लो ऑन 1 हाई फॉर द वीक पुल अप। ये पावर कंजप्शन इसका लो होता है, स्पीड आपका स्लो होता है इसका। थ्रेशोल्ड वोल्टेज नेगेटिव पोलैरिटी सप्लाई ऑफन यूज होते हैं यहाँ पे। ऑब्सोल्यूट नाउ ये रिप्लेस्ड होते हैं सीमोस के द्वारा। एप्लीकेशन अर्ली कैलकुलेटर के लिए, अर्ली माइक्रो जो आपका प्रोसेसर होता है इंटेल 4004 के लिए यूज होता है। एनमॉस आपका एन टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, ये यूज करता है एन चैनल मॉसफेट को लॉजिक डिजाइन के लिए। ये फास्टर होता है कंपेयर टू द पीमोस। 1 आपका स्ट्रॉन्ग होता है ऑन, 0 आपका वीक होता है पुल डाउन। फीचर्स आपके दिए गए, स्पीड आपके दिए गए, सारी चीजें दी गई हैं। सीमोस लॉजिक गेट, ये यूज होता है बोथ पीमोस एंड एनमोस ट्रांजिस्टर के लिए पेयर में। 1 ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है जब आपका अदर ऑफ होता है, यानी नो डायरेक्ट पाथ फ्रॉम द वीसी इज ग्रुप्ड। ओके। फीचर्स दिए गए हैं, पावर कंजम्पशन, स्पीड, नॉइज इम्यूनिटी, स्टेबिलिटी आपका दिया हुआ है। एप्लीकेशन माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप, डिजिटल आईसीज, स्मार्टफोन, आपके लैपटॉप्स और जो भी आपके मॉडर्न आईसीज होते हैं उनके अंदर इसका जो सीमोस का है वो यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ चार्ट है आपके सामने दी गई है, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली आपके एमसीक्यू याद करने के लिए ये चार्ट आपके लिए एक रामबाण उपाय की तरह काम करेगा। अगला हमारा है आपका इंटरफेसिंग बिटवीन द टीटीएल टू एममॉस। ओके। तो यहाँ पे आपके सामने इसके पूरे फीचर्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे आपका इंटरफेसिंग टीटीएल आउटपुट और एमओएस आउटपुट दिया गया है। इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ये कंडीशन सेकंड आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे यूनिट नंबर 5 है जो कि लास्ट हमारा यूनिट है, जो कि आपका डिजिटल कम्युनिकेशन वाला पार्ट है। तो इसके अंदर ये टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल कम्युनिकेशन आपको पता ही होगा, कोई इसके समझाने वाली बात नहीं है। वही पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, एक बार आपको इसको फिलहाल पढ़ लेना है क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो चुका है। हम लोग जल्दी से इसको रैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सोर्सेस के दिए गए हैं यहाँ पे, सोर्सेस इनकोडर, चैनल इनकोडर, मॉड्यूलेटर, चैनल डिमॉड्यूलेटर, चैनल डिकोडर, सोर्स डिकोडर, डेस्टिनेशन। एडवांटेज दिया गया ये हायर नॉइस इम्यूनिटी के अंदर, ये इजी एरर डिटेक्शन होता है एंड करेक्शन होता है, सिक्योर एंड रिलेबल ट्रांसमिशन होता है, एफिशिएंट यूज होता है बैंडविड्थ एंड थ्रू कंपैरिजन का, और हर एक इंटीग्रेशन होगा विद द कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइस। ठीक है। एप्लीकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर, इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, सैटेलाइट एंड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर, मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन ऑडियो वीडियो इमेजेस के अंदर, एंड मिलिट्री एंड स्पेस कम्युनिकेशन के अंदर। नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम, ये आप प्रकार फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है डिजिटल कम्युनिकेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर, और ये बताता है कि जो मिनिमम सैम्पलिंग रेट है वो नीड होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए कंटिन्यूअस टाइम में सिग्नल में इनटू द डिस्क्रीट टाइम। ओके, बिना किसी लॉन्ग इन्फॉर्मेशन के। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ स्टेटमेंट का, एफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू 2fm। ओके, तो 2fm इज कॉल्ड एज द नाइक्वेस्ट रेट एंड टाइम ts इज इक्वल टू 1/1 tn इज इक्वल टू 1/fs। ओके, की टर्म FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल, FS सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, नाइक्वेस्ट रेट आपका दिया हुआ है, नाइक्वेस्ट इंटरवल दिया हुआ है। अब कुछ अलाइजिंग इफेक्ट भी दिए गए हैं, इसको देख लेना है। एग्जांपल आपके पास है, आप इसके एप्लीकेशन को देख सकते हैं कहाँ कहाँ। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, मेडिकल इमेजिंग, CT MRI के अंदर यूज करते हैं, रडार एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन भी एक प्रकार का टेक्नोलॉजी ही है, टेक्निक ही है, जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर यूज होता है, जहां पे मल्टीपल सिग्नल्स शेयर करता है सेम कम्युनिकेशन चैनल को बाय डिवाइडिंग द टाइम इनटू द डिफरेंट टाइम स्लॉट, यानी अलग अलग टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती हैं, और हर एक सिंगल जो होता है वो असाइन करता है स्पेसिफिक टाइम स्लॉट को, और ये ट्रांसमिट करता है डेटा को सिक्वेंशियली इन दो स्लॉट में। ठीक है, और ये अलाउ करता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को फॉर अ सिंगल चैनल फॉर द मल्टीपल यूजर। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि आखिर कैसे TDM वर्क करता है। तो TDM का पूरा वर्किंग प्रोसेस आपके सामने दिया, आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ TDM की बात करें, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, ब्लॉक डायग्राम दिया है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM, तो ये एक प्रकार का डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है। इसके अंदर हर एक एनालॉग सिग्नल जो है वो कन्वर्ट होता है एक डिजिटल सिग्नल में बाय रिप्रेजेंटिंग इट विद अ सीक्वेंस ऑफ कोड पल्सेस, और ये काफी ज्यादा कॉमनली यूज मेथड होता है फॉर कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल जस्ट लाइक वॉइस, म्यूजिक, वीडियो इनटू द डिजिटल फॉर्म ऑफ द ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज। सैम्पलिंग हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया, इंकोडिंग हो गया, ब्लॉक डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन। ओके, सारी चीजें दी गई हैं।
क्वांटाइजेशन एरर, तो ये एक प्रकार का एरर होता है जो आपका डिफरेंस होता है बिटवीन द एक्चुअल एनालॉग इनपुट वैल्यू एंड इट्स नियरेस्ट क्वांटाइजेशन वैल्यू ड्यूरिंग द क्वांटाइजेशन प्रोसेस, वो आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है। और इसका जो वैल्यू होता है वो इनपुट सिग्नल वैल्यू माइनस क्वांटाइजेशन आउटपुट वैल्यू होता है। ठीक है, आपके सामने इसका रेंज दिया हुआ है, कॉजेज वे टू रिड्यूस क्वांटाइजेशन एरर दिया हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन टू है बीपीएस के अंदर एफएस बीएफएस के, तो आपका ये बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग होता है। इसका डेफिनेशन फॉर्मूला दिया हुआ है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बाइनरी आपका जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है वो दिया हुआ है। ठीक है ना, आप यहाँ पे इसके कंपैरिजन को देख सकते हैं। मॉड्यूलेशन स्कीम आपके सामने है, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन एनालॉग मॉड्यूलेशन हो गया, एएम एफएम, एफएम हम जानते हैं ना, रेडियो पे एफएम पे काम करता है, ये चीजें हैं। डिजिटल मॉड्यूलेशन जिसके अंदर आपका एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग आता है, एफएसके फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग। उसके बाद आपका क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आता है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस है जो कि डायरेक्टली डिफरेंस से चीज़ें याद होती हैं और समय भी आपका बचेगा और बेहतर चीज़ें याद भी हो जाएंगी। शैनॉन्स थ्योरम दिया हुआ है फॉर द चैनल कैपेसिटी, आप इसको देख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो वीडियो है कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आई होप आपने पूरा देखा होगा और इसका जो नेक्स्ट सीरीज है आपके रिव्यू के अकॉर्डिंग ही मिलेगा आपको, तो अच्छा खासा रिव्यू दिखाइए, अच्छा खासा जो नंबर ऑफ व्यूज है लेके आइए इस वीडियो पे, ताकि मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर सकूं और इसका एमसीक्यू आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को फिलहाल आप लोग कंप्लीट करिए और अपने सपोर्ट और प्यार को दिखाइए और मोटिवेशन दीजिए पॉजिटिव, ताकि कमेंट करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।